हाँ जी, स्वागत है आपका सिरेमिक एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर। तो आज की क्लास के अंदर हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 2। ठीक है ना। तो इकोनॉमिक सर्वे का जो चैप्टर नंबर 2 है उसके अंदर 4 सेगमेंट दिए हुए हैं, जिसमें से एक है इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि बुनियादी ढांचा, आधारभूत ढांचा। राज्य में किस प्रकार का आधारभूत ढांचा डेवलप हुआ है, खास तौर पर ऊर्जा के क्षेत्र में, और ट्रांसपोर्टेशन, परिवहन परिवहन जिसमें कि सड़क भी आ जाता है और रेलवे भी आ जाता है। इसके अतिरिक्त इसमें डाक एवं दूर संचार भी दे रखा है। हालांकि ज़्यादा कुछ नहीं लिखा हुआ, पर यह भी एक तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट है। ऊर्जा के अंदर स्पेसिफिक बात करें तो रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिटेल में इसमें बातें बताई गई हैं। तो चैप्टर 2 के अंदर एक हिस्सा तो ये पढ़ते हैं हम। दूसरा हम पढ़ते हैं चैप्टर 2 के अंदर 14 एक्सटर्नली एडेड प्रोजेक्ट्स, 14 बाह्य सहायतित परियोजनाएं, ऐसी परियोजनाएं जिसको दूसरे देशों द्वारा मदद की जा रही है। तीसरा इसमें जो टॉपिक है इंपॉर्टेंट, वो है पीपीपी प्रोजेक्ट्स, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। और जो चौथा इसके अंदर टॉपिक है वो है एक तरीके से हम कह सकते हैं हरित बुनियादी ढांचा, यानी कि एनवायरनमेंट को लेकर क्या कुछ किया जा रहा है, उस प्रकार की बातें। ग्रीनरी को वृक्षारोपण को बढ़ाने के लिए सरकार के द्वारा क्या कुछ किया जा रहा है, ये 4 बातें इस सर्वे के अंदर, इस चैप्टर 2 के अंदर बताई गई है। यदि इस चैप्टर 2 को मेंस के अंदर इसकी हम प्रासंगिकता देखें, देखो हम कोशिश करेंगे हर चैप्टर को इसी तरीके से पढ़ें जिसमें क्या उसकी रेलेवेंस है प्री में और मेंस के अंदर, उसके बारे में हमें पहले पता होना चाहिए। तो यदि मैं चैप्टर 2 की प्रासंगिकता की बात करूं, चैप्टर 2 की प्रासंगिकता की बात करूं तो मैंने आपको कहा कि यहां पर हम 4 पॉइंट पढ़ेंगे। पहला इंफ्रास्ट्रक्चर, दूसरा एक्सटर्नली एडेड प्रोजेक्ट्स, तीसरा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, और चौथा वो ग्रीन बजट वाला, ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर वाला। ये सारे के सारे टॉपिक प्री के हिसाब से या किसी भी ऑब्जेक्टिव एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ ये मेंस में भी उतने ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तीनों के तीनों। ये कहूंगा मैं पूरा का पूरा चैप्टर 2 जो मेंस के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। क्यों है देखते हैं। इंपॉर्टेंस इन मेंस, यदि हम राजस्थान इकोनॉमी का सिलेबस देखें तो राजस्थान इकोनॉमी के सिलेबस में जो सबसे पहली यूनिट 1 है उसमें लिखा गया है वाटर रिसोर्सेज, जल संसाधन। और जल संसाधन इस चैप्टर के इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू कवर किया गया है। तो यानी कि यूनिट 1 का हमारा एक टॉपिक पूरा हो जाएगा, कौन सा, वाटर रिसोर्सेज, इस चैप्टर के थ्रू। आगे यूनिट 4 के अंदर, आरएस मेंस के सिलेबस के अंदर यूनिट 4 के अंदर पावर और ट्रांसपोर्टेशन, ऊर्जा और परिवहन, ये भी सिलेबस में दिया गया है। तो ये दोनों चीजें हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर में कवर हो जाएगी। कहने का मतलब यदि हम इंफ्रास्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो हमारा एनर्जी, ट्रांसपोर्टेशन और वाटर रिसोर्सेज, ये तीनों टॉपिक कवर हो जाएंगे। उसके बाद एक्सटर्नली एडेड प्रोजेक्ट्स, ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे प्री में और मेंस में लगातार प्रश्न आ रहा है। एक सिंगल भी ईयर ऐसा नहीं गया होगा जिसके अंदर प्री में या मेंस में प्रश्न ना पूछा गया। प्री में भी पूछा जा रहा है, मेंस में पूछा जा रहा है, ऑब्जेक्टिव एग्जाम में भी इंपॉर्टेंट है, सब्जेक्टिव एग्जाम में भी इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर को या फिर इस टॉपिक को अपन सामान्यतः प्री के हिसाब से ज्यादा पढ़ते हैं, इस बार अपन मेंस के हिसाब से भी इसको देखेंगे। तो एक्सटर्नली एडेड प्रोजेक्ट्स, बाह्य सहायतित परियोजनाएं, जो कि राजस्थान में 14 बाह्य सहायतित परियोजनाएं चल रही हैं, जो कि सिलेबस के यूनिट नंबर 5 के अंदर टॉपिक बनता है मेजर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, प्रमुख विकास परियोजनाएं, उसमें शामिल हो जाता है ये। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो गया। और अगला जो हमारे टॉपिक है वो है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, निजी सार्वजनिक सहभागिता। और ये निजी सार्वजनिक सहभागिता है, ये वाला टॉपिक जो है वो हमारे यूनिट 4 के अंदर डायरेक्टली सिलेबस के अंदर मेंशन किया गया है। ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि मैं कहूंगा अभी तक प्रश्न नहीं पूछा गया है। इस पर तो हर बार पूछा जा रहा है, लेकिन इस पर प्रश्न नहीं पूछा गया है। मेरे इस बार के 2 कोई फेवरेट टॉपिक हैं तो वो है फिस्कल मैनेजमेंट और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। दोनों ही ऐसे टॉपिक हैं जो कि अनटच्ड हैं आरएस मेंस के हिसाब से।
प्री में सारे के सारे काम के हैं, मेंस के अंदर ये वाला जो टॉपिक है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी तक नहीं पूछा गया, पूछा जा सकता है, 10 नंबर का प्रश्न पूछेगा, यदि पूछेगा तो अच्छा प्रश्न बनता है। This is highly probable topic to be asked because this topic is untouched so far by RPSC या फिर इन RPSC मेंस। ठीक है, और चौथा जो नया टॉपिक जोड़ा है वो है ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर। ये न्यूली एडेड टॉपिक है और काफी ज्यादा करंट में था, इसलिए इंपॉर्टेंट है। ओवरऑल बात का सार ये है कि चैप्टर 2 जो है, एंटायर चैप्टर 2 इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम द मेंस एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव एंड प्री एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव, दोनों ही दृष्टि से बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। और चैप्टर 2 कंप्लीट करने के बाद हमारा आरएस मेंस इकोनॉमी का सिलेबस का यूनिट 4 और यूनिट 5 कंप्लीट हो जाती है। यूनिट 4 और यूनिट 5 पूरी कंप्लीट हो जाती है। आप एक बार उसका सिलेबस उठा के देखना, तो यूनिट 4 और यूनिट 5 जब पूरी की पूरी क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। तो ये हमने पढ़ लिया कि इकोनॉमिक सर्वे के चैप्टर 2 की प्रासंगिकता क्या है। अब हम बात करते हैं इकोनॉमिक सर्वे के चैप्टर 2 की। इकोनॉमिक सर्वे के चैप्टर 2 की बात हम करें तो जैसा कि अभी मैंने कहा कि इसमें 4 हिस्से हैं। सबसे पहला है इंफ्रास्ट्रक्चर, अवसंरचनात्मक ढांचा। दूसरा है आपके एक्सटर्नली एडेड प्रोजेक्ट्स, बाह्य सहायतित परियोजनाएं। तीसरा है आपके पीपीपी प्रोजेक्ट्स, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। तो चलिए एक एक करके हम इसको देखेंगे। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं पीपीपी प्रोजेक्ट से। किससे शुरुआत करेंगे? पीपीपी प्रोजेक्ट से जो हम इसकी शुरुआत करते हैं। ठीक है, देखो ये कैसा टॉपिक है पीपीपी प्रोजेक्ट्स। मुझे पिछले 3 बार से सर्वे के अंदर ही लग रहा है ये मेंस के अंदर 10 नंबर का पूछेंगे, लेकिन पूछ नहीं रहे। मेरे लगने में कोई फर्क रहेगा दिखे है, लेकिन पूछ नहीं रहे। तो इस बार मुझे फिर से लग रहा है कि देखो 3 बार से तो नहीं पूछा, लेकिन इस बार पूछेंगे। ठीक है, पीपीपी प्रोजेक्ट्स, इसलिए हम इसको जब डिटेल में पढ़ेंगे मेंस के हिसाब से पढ़ेंगे। प्री के क्वेश्चन तो ऑटोमेटिकली सही हो ही जाने, पर हम इसको मेंस के हिसाब से पढ़ेंगे। या फिर मैं इसको थोड़ा सा आपको ये कहूं कि भाई सरकार के लिए महत्वपूर्ण क्या होता है? डेवलपमेंट। सरकार के लिए महत्वपूर्ण क्या होता है? आपके डेवलपमेंट, विकास। लेकिन ये डेवलपमेंट करने के लिए सरकार पैसा कहां से लेके आए? डेवलपमेंट करने के लिए सरकार पैसा कहां से लेके आए? बहुत सारी ऐसी योजनाएं होती है जिसमें कि केंद्र सरकार पैसा देती है, बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जिसमें कि राज्य सरकार पैसा देती है, और कुछ योजनाएं ऐसी है या फिर मैं काम करता हूं जो कि स्टेट फंडेड स्कीम्स है, उसको मैं 2 भागों में या 3 भागों में बांट देता हूं। स्टेट फंडेड मतलब कि जो सरकार के द्वारा फंडेड होती है स्कीम्स, उसको मैं 3 भागों में बांट देता हूं। वो 3 प्रकार की स्कीम है। एक जिसको मैं कहता हूं सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, केंद्र प्रायोजित योजना, केंद्रीय प्रायोजित योजना, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। इस सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम का मतलब है कि ये योजना जो केंद्र सरकार के द्वारा प्रायोजित की जा रही है, यानी कि कुछ फंडिंग उनके द्वारा दी जा रही है। तो इस प्रकार की योजनाओं में सामान्यतः सेंटर और स्टेट के बीच में 60:40 इस तरीके से जो कॉस्टिंग है उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। इसको अपन बोलते हैं सेंटर स्पॉन्सर्ड, जिसमें पूरे तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट पैसे नहीं दे रही, लेकिन उसका कुछ हिस्सा सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है। दूसरा हम इसे कह देते हैं सेंट्रल सेक्टर स्कीम। क्या कह देते हैं? सेंट्रल सेक्टर स्कीम, इसे भी सीएसएस कह देते हैं, या फिर कहे केंद्रीय क्षेत्रक योजना। इस सेंट्रल सेक्टर स्कीम का मतलब होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ही 100% फंडिंग की जा रही है। पूरी तरीके से फंडिंग किसके द्वारा की जा रही है? सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। और जो तीसरी स्कीम है उसे हम कह सकते हैं कि जो ऐसी कुछ योजनाएं जो कि स्टेट के द्वारा फंडिंग की जाती है। तो ये अभी तक हम जितने भी चैप्टर पढ़ के आए हैं 1 से लेकर 9 तक, उन सब में ज्यादातर इसी प्रकार की योजनाओं की तो बात करके आए हैं। कुछ ऐसी योजनाएं हैं जो कि स्टेट गवर्नमेंट की है तो फंडिंग स्टेट गवर्नमेंट ही करेगी, कुछ ऐसी है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की है। सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ में तो पूरी फंडिंग कुछ कुछ खुद कर देती है, और खुद कुछ एक के अंदर जब वो शेयरिंग में रहता है दोनों का। तो ये हो गए स्टेट फंडेड प्रोजेक्ट्स। इसके अलावा और क्या क्या तरीके हो सकते हैं डेवलपमेंट के? एक तरीका हो सकता है जिसे हम कहते हैं एक्सटर्नली एडेड प्रोजेक्ट्स। एक्सटर्नली एडेड प्रोजेक्ट्स यानी कि बाह्य सहायतित परियोजनाएं। एक्सटर्नली एडेड प्रोजेक्ट्स या फिर बाह्य सहायतित परियोजनाएं, और ये हम इसी चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। राजस्थान सरकार के बाह्य सहायतित का मतलब तो समझ गए ना? बाह्य सहायतित का मतलब यहां पर ये हो गया कि कुछ ऐसी योजनाएं जो कि बाह्य या तो सरकार के द्वारा या फिर किसी संस्था के द्वारा, जैसे कि वर्ल्ड बैंक हो गया, एडीबी हो गया, उनके द्वारा पैसे दिए जा रहे हैं, तो ये आपके कहलाती है एक्सटर्नल एडेड प्रोजेक्ट्स।
इसके अलावा लास्ट जो हम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की बात कर रहे हैं उसको हम कहते हैं पीपीपी। पीपीपी का मतलब क्या हो गया? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। देखो एक लिमिट तक ये देखा गया कि भाई आप सरकार कितना भी कुछ कर ले, सारे जो डेवलपमेंट की जो चीजें हैं वो गवर्नमेंट नहीं कर सकती, नहीं कर सकती, नहीं कर सकती। गवर्नमेंट की अपनी एक लिमिट है। गवर्नमेंट के पास में जो पैसा आ रहा है, जो भी रेवेन्यू आ रहा है, उसे सोशल वेलफेयर के लिए भी लगाना है, उसे लोगों को अनाज भी देना है, उसे हॉस्पिटल में इलाज मुफ्त करवाना है। लेकिन हॉस्पिटल में इलाज तो चलो करवा दें, हॉस्पिटल कौन बनाएगा? तो सरकार को हर हालत में प्राइवेट सेक्टर का सहारा लेना ही पड़ेगा। तो क्या ये सारा डेवलपमेंट प्राइवेट सेक्टर के हाथ नहीं छोड़ सकते? देखो प्राइवेट सेक्टर के कुछ फायदे हैं, जैसे कि तकनीक है, पैसा है, तो हो सकता है कि कुछ उनके मोटिव्स भी हैं, उद्देश्य भी हैं, लाभ कमाना, पैसे कमाना उनका मोटिव है। तो इसलिए पब्लिक प्राइवेट एक पार्टनरशिप हो जिससे कि दोनों जो चीजें हैं उनको बैलेंस किया जा सके, कि वो अपना प्रॉफिट भी कमा ले लेकिन जो पब्लिक इंटरेस्ट है वो भी सद जाए। इसलिए हम जो किसके ऊपर ध्यान देते हैं? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर ध्यान देते हैं। तो इस चैप्टर के अंदर हम सबसे पहले यही पढ़ने वाले हैं कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान के अंदर क्या क्या काम किए गए, क्या क्या चीजें की गई हैं, और क्या क्या चीजें की गई हैं इसको हम समझने के लिए कई अलग अलग हेडिंग्स के अंदर समझते हैं ताकि चीजें थोड़ा समझना आसान हो जाए। सबसे पहले हम देखेंगे कि इंस्टीट्यूशनल लेवल पर क्या कुछ किया गया है, कौन कौन से ऐसे आपके इंस्टीट्यूशन है जो कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को इंप्रूव करने का काम करते हैं या फिर उसे प्रोत्साहन देने का काम करते हैं। दूसरा हम देखेंगे पॉलिसी लेवल पर क्या कुछ चीजें हुई है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को बढ़ाने के लिए। तीसरा हम देखेंगे कोई अलग अलग प्रकार के क्या बनते हैं, जॉइंट वेंचर बनते हैं, तो वो कौन कौन से बने हैं, जॉइंट वेंचर कौन से बने हैं। चौथा हम देखेंगे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को सरकार के द्वारा अलग अलग तरीकों से फंडिंग भी प्रोवाइड करवाई जाती है, तो वो देखेंगे। एक तरीका ये भी होता है कि हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अलग अलग मॉडल्स होते हैं उनको भी पढ़ें, लेकिन वो आपके सर्वे में दिया नहीं हुआ तो उतना डिटेल में हम नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि सर्वे में नहीं दिया हुआ। सर्वे में हल्का फुल्का टच भी कर लेते तो फिर अपन उसके बारे में डिटेल में पढ़ लेते, लेकिन दिया ही नहीं हुआ। तो उसकी फंडिंग पैटर्न जो है उसके बारे में भी जानेंगे। इसके अलावा उनकी मॉनिटरिंग जो है उसके बारे में जानेंगे, और इस पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को बढ़ाने के लिए कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए सरकार क्या कुछ कर रही है इनको जानेंगे। एक एक करके हम ये सारे पॉइंट जो वो पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए मुद्दे की शुरुआत करते हैं। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, जिसमें कि पब्लिक यानी कि सरकारी क्षेत्र और प्राइवेट यानी कि निजी क्षेत्र मिलकर आपस में पार्टनरशिप के माध्यम से क्या करते हैं, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को चलाते हैं, उसको अपन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो वो कह देते हैं। इसी में जब आप मेंस का आंसर लिखने, इसको 3PB कह देते हैं, इसमें मेंस का जब आंसर लिखने लगो तो एक शब्द और जुड़ जाता है, मतलब कहीं कीवर्ड में या फिर कहीं फैंसी टर्म में याद रखने में कहीं काम आएगा। लोगों का कहना है ये कि पब्लिक यानी कि क्या है यहाँ पर सरकारी क्षेत्र, क्यों ना इस सरकारी क्षेत्र के साथ साथ जनता सीधे जुड़ जाए। जनता सीधे कैसे जुड़े कि भाई ये तो लगा रहे हैं पैसे, थोड़े बहुत पैसे, ये जो है वो आधे पैसे ये लगा रहे हैं, और जनता इसकी मॉनिटरिंग करे पूरे काम की, यानी कि पीपल पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। इसके बाद में कुछ लोगों ने इसको 5P बना दिया। इसी तरीके से गांवों के अंदर जिम्मेदारी किसे दे दी जाए, पंचायत को, तो पंचायत पीपल पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। ये बात जो कहां पर काम आती है, मेंस में काम आएगी, अपने प्री में उतनी कोई काम की नहीं है। 3P 4P एंड 5P के बारे में पढ़ने जाना। अब अपन आते हैं जो मेन काम की बात है कि इंस्टीट्यूशनल लेवल पर, डेवलपमेंट के लेवल पर क्या चल रहा है, संस्थागत स्तर पर हमने क्या व्यवस्थाएं की हुई है जिससे कि पीपीपी प्रोजेक्ट्स को बढ़ावा दिया जा सके। संस्थागत स्तर पर यदि हम देखते हैं तो 3 स्तरीय व्यवस्था है हमारे पास। एक व्यवस्था तो यह है कि मान लो कोई भी पीपीपी प्रोजेक्ट आता है तो उसे वो जो कंसर्न डिपार्टमेंट है वो देखता है। उसे कौन देखता है? कंसर्न डिपार्टमेंट जो है, जो भी संबंधित विभाग है वो उसे देखता है। फॉर एग्जांपल एनर्जी सेक्टर का है तो वो देखेंगे, रोड सेक्टर का है तो फिर वो अलग मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट है वो देखेगा। कहने का मतलब पीपीपी प्रोजेक्ट यदि कोई भी नया आता है तो वो जो कंसर्न डिपार्टमेंट है, विभाग है, उसके द्वारा देखा जाता है। उसके बाद एक और यदि हम बात करें कि जो केवल पीपीपी प्रोजेक्ट्स के लिए ही काम करती है, उसके लिए हमने बना रखी पीपीपी सेल।
क्या बना रखी है उसके लिए? एक पीपीपी सेल। ये पीपीपी सेल जो है वो हमारे यहाँ पर एक विभाग है जिसका नाम है आयोजना विभाग, प्लानिंग कमीशन। ये आयोजना विभाग, प्लानिंग डिपार्टमेंट, सॉरी, आयोजना विभाग के अधीन काम करता है। और ये पीपीपी सेल 2007-8 के अंदर बनाई गई थी। कब बनाई गई थी? 2007-8 में बनाई गई थी। और ये पीपीपी के लिए क्या है? एक नोडल एजेंसी है, ये ध्यान रखना। ये पीपीपी के लिए एक नोडल एजेंसी है जो कि 2007-8 में बनाई गई थी और प्लानिंग डिपार्टमेंट के द्वारा इसे बनाया गया था। किसके द्वारा बनाया गया था? प्लानिंग डिपार्टमेंट के अधीन काम करती है। किसके अधीन काम करती है? प्लानिंग डिपार्टमेंट के। तो एक तो हमने क्या कहा, सबसे ऊपरी लेवल पर तो क्या है, वो जो भी डिपार्टमेंट है वो देखेगा। ओवरऑल पूरे पीपीपी प्रोजेक्ट्स पर नजर रखने के लिए हमारे पास क्या, एक पीपीपी सेल है। वो पीपीपी सेल 2007-8 में बनी, वो एक नोडल एजेंसी है और वो प्लानिंग डिपार्टमेंट के अधीन जो वो काम करती है। अब इसके अलावा हमारे पास में बहुत सारी है अप्रूवल कमेटीज। हमारे पास में क्या है? बहुत सारी कुछ अप्रूवल कमेटीज, यानी कि किसी पर्टिकुलर पीपीपी प्रोजेक्ट को अप्रूवल देने के लिए, किसी पर्टिकुलर पीपीपी प्रोजेक्ट को अप्रूवल देने के लिए हमारे पास क्या है? किसी पर्टिकुलर पीपीपी प्रोजेक्ट को अप्रूवल देने के लिए हमारे पास क्या है? अलग अलग कमेटीज है। उसमें सबसे महत्वपूर्ण कमेटी आती है जिसका नाम है सीआईडी। क्या नाम है? सीआईडी। सीआईडी की फुल फॉर्म है यहाँ पर आपके काउंसिल फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, काउंसिल फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। ये जो सीआईडी है ये मुख्यमंत्री के अधीन काम करती है और ऐसे पीपीपी प्रोजेक्ट्स को अप्रूवल देने का काम करती है जो कि 500 करोड़ से ज्यादा के हैं। तो छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स को भाव नहीं देते ये, ठीक है? तो कुछ छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स को भाव नहीं देते। जिसमें 500 करोड़ से ज्यादा की अप्रूवल की कोई कहानी है तो उसे अप्रूवल देने का काम किसके द्वारा किया जाता है? मुख्यमंत्री साहब कहेंगे सीधे मेरे पास लेके आओ भाई। तो ऐसी परियोजनाएं जो कि 500 करोड़ से ज्यादा की हैं उनको अप्रूवल देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में इसका गठन किया गया है जिसका नाम क्या है? सीआईडी, काउंसिल फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। एक तो ये ध्यान रखिएगी। उसके बाद यदि हम कहें रोड डेवलपमेंट के लिए एक अलग से बनी हुई है, सीआईडी के जैसे ही एक और बनी हुई है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, उसका नाम है एम्पावर्ड कमेटी फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। क्या नाम है? एम्पावर्ड कमेटी फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। ये क्या काम करती है? जो भी सीआईडी के पास प्रोजेक्ट गया है अप्रूवल के लिए, वो जो भी काम है, मान लेते हैं कि भाई एक सड़क निर्माण का काम है जो कि 1000 करोड़ की है, सीआईडी ने इसे क्या कर दिया? अप्रूव कर दिया। अब ये काम एक और कमेटी को सौंप दिया जाता है कि इसको चेक करते रहना सही तरीके से चल रहा है कि नहीं चल रहा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है इसलिए रेगुलर इसकी रिव्यू मीटिंग करते रहो। इसके लिए क्या बनी हुई है आपके? ईसीआईडी। ईसीआईडी का मतलब क्या है? एम्पावर्ड कमेटी फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। एम्पावर्ड कमेटी फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो कि क्या करती है? सीआईडी के कार्यों का रिव्यू करती है। इसके अध्यक्ष कौन है? इसके अध्यक्ष है मुख्य सचिव। इसके अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष आपके मुख्य सचिव। और फिर इसी तरीके से एक है एम्पावर्ड कमेटी फॉर रोड सेक्टर। ये तो क्या है? ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। ये किसके लिए है? रोड सेक्टर के लिए। तो एक है आपके एम्पावर्ड कमेटी फॉर रोड सेक्टर प्रोजेक्ट्स जिसके अध्यक्ष भी कौन होते हैं? मुख्य सचिव। ये क्या काम करती है? तो सड़क परियोजनाओं पर स्वीकृति प्रदान करने के लिए है। किसके लिए है? सड़क परियोजनाओं पर स्वीकृति प्रदान करने के लिए। और फिर इसी तरीके से एक आपके बनी हुई है स्विस चैलेंज प्रस्तावों के लिए एक एम्पावर्ड कमेटी। कौन से प्रस्तावों के लिए? स्विस चैलेंज प्रस्तावों के लिए आपके लिए एक आपके पास बनी हुई है एम्पावर्ड कमेटी। देखो भाई पहली बात तो ये सुनो कि स्विस चैलेंज क्या होता है। देखो भाई स्विस चैलेंज का मतलब होता है एक तरीके से चैलेंज देना कि कौन ये काम कितने रुपए में कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल कि मुझे जो है वो हमारे लिए 10 बोर्ड खरीदने हैं, ये डिजिटल बोर्ड खरीदने हैं 10, और मैं ये अनाउंस कर दूं यार मुझे ना 10 एक बोर्ड चाहिए। एक स्टूडेंट आएगा वो कहेगा सर हमारे तो दुकान है इसी चीज़ की, तो हम दिलवा देते हैं। कितने में दिलवाओगे? तो बोले 2 लाख रुपए के अंदर सर एक बोर्ड आ जाएगा। दूसरा है वो सर कहे 1,90,000 में आ जाएगा। तीसरा है कि वो तो सर 2,10,000 में आएगा। तो मैं क्या करूं? मैं कौन से को प्रोजेक्ट दूं अपना? सबकी क्वालिटी सेम है प्रोडक्ट की, तो मैं क्या करूं? तो मैं जो दूसरा आया था 1,90,000 वाला उसको क्या दूंगा? मतलब ठीक है भाई तुम ला दो। उसी तरीके से गवर्नमेंट को बहुत सारी गवर्नमेंट ऑफिस को बहुत सारी प्रोक्योरमेंट करनी होती है। गवर्नमेंट ऑफिस को क्या करनी होती है? बहुत सारी प्रोक्योरमेंट करनी होती है, खरीद करनी होती है। मान लो किसी ऑफिस के अंदर आपको 100 कुर्सियां चाहिए।
अब 100 कुर्सियां चाहिए, एक तरीका तो क्या है, अधिकारी जो भी है वहां पर वो कहे कि भाई जाओ उस दुकान से 100 कुर्सियां ले आओ, जितनी पेमेंट हो बता देना, गवर्नमेंट से लेनी है अपन ने तो क्या है, 400 रुपए की कुर्सी आएंगी तो 800 बताएंगे। लेकिन ऐसे नहीं होगा, तो फिर क्या करना पड़ेगा, एक तरीके से हम कहें तो वो निकालना पड़ेगा कि भाई कौन ही कुर्सी है या जो भी कोई काम है वो कौन कितने रुपए में करेगा। इसके लिए आपको अपना एक जो कोटेशन बना के भेजना पड़ेगा, और उस कोटेशन को भी जो सबसे कम होगा, सबसे अच्छा होगा, क्वालिटी वाइज सारी चीजें ठीक होंगी, फिर उस कोटेशन को इम्प्रूव वो जो है अप्रूव किया जाएगा। तो इसी को अपन बोलते हैं स्विस चैलेंज। क्या बोलते हैं, स्विस चैलेंज। ठीक है, तो ये स्विस चैलेंज ऐसे कोई बड़े प्रोजेक्ट्स के अंदर लागू होता है। हमारे यहाँ पर ध्यान रखना, एक बात आपको बता देते हैं, एक रूल है राजस्थान पब्लिक प्रोक्योरमेंट रूल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राजस्थान पब्लिक प्रोक्योरमेंट रूल आपके लिए अभी तक इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जब आप सर्विस में जाओगे तब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। राजस्थान पब्लिक प्रोक्योरमेंट रूल्स एक्चुअल में तो 2013 का है, लेकिन इसे अमेंड किया गया था 2015 में। कब अमेंड किया गया था, 2015 में। तो राजस्थान पब्लिक प्रोक्योरमेंट, देखो कोई भी चीज, क्योंकि आप देखो अधिकारी बनने वाले हो, अधिकारी बनोगे तो आपको बहुत सारी चीजों की खरीद करनी पड़ती है। ऐसा नहीं कि भाई आप कोई भी चीज लेके आनी है, आप ऊपर बिल भेज रहे हो, फिर वो बिल पास हो क्या रहा है, वो पास हो क्या आ गया तब जाके कोई खरीद करके लाते हो, ऐसा नहीं होता। आपके पास पावर्स होती है बहुत सारी चीजों को खरीद करने की, कुछ एक लिमिटेड पैसा खर्च करने की, लेकिन वो जो पैसा खर्च किया जा रहा है उसके अंदर एक ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए, उसमें किसी प्रकार का भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए। पता लगे अपने नॉन की दुकान से लेके आए और उसमें भी ज्यादा का बिल बनवा लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसी के लिए एक हमने रूल बनाया हुआ है, कौन सा, राजस्थान पब्लिक प्रोक्योरमेंट रूल्स 2013, जिसको अमेंड कब किया गया था, 2015। अब ये सारी बातें आप यहाँ क्यों बता रहे हो, यहाँ इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये स्विस चैलेंज इसी से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है, तो ये जो आपके राजस्थान पब्लिक प्रोक्योरमेंट रूल्स 2015 है ना, इससे जुड़ा हुआ है। तो ये ध्यान रखना आपको, किससे जुड़ा हुआ है, राजस्थान पब्लिक प्रोक्योरमेंट रूल्स 2015 से। ठीक है, तो बात हम क्या कर रहे थे कि स्विस चैलेंज के लिए भी एक क्या बनी हुई है, एक एम्पावर्ड कमेटी बनी हुई है, और ये किसके अधीन आती है, तो ये आयोजना विभाग के अधीन आती है। किसके अधीन आती है ये, तो ये आयोजना विभाग के अधीन आती है। और ये जो एम्पावर्ड कमेटी है ये पीपीपी प्रोजेक्ट्स और गैर पीपीपी दोनों के लिए काम करती है। ये जो एम्पावर्ड कमेटी है पीपीपी प्रोजेक्ट्स भी हो सकता है और नॉन पीपीपी भी हो सकता है, दोनों के लिए काम करती है। दोनों के लिए काम का मतलब क्या हुआ, अभी हमने बात कही पब्लिक प्रोक्योरमेंट तो सरकारी ऑफिस भी तो करता है, वो कोई पीपीपी थोड़ी है। सरकारी ऑफिस में यदि आपकी पब्लिक प्रोक्योरमेंट हो रहा है उसमें भी एक स्विस चैलेंज एम्पावर्ड कमेटी बनती है, वो उसको भी देखती है। ये जो स्विस चैलेंज एम्पावर्ड कमेटी है ना, आप ये पीपीपी है कि नॉन पीपीपी है उसको भूल जाओ, ओवरऑल अपनी कह सकते हैं स्विस चैलेंज जो है वो प्रोक्योरमेंट से जुड़ी हुई है। स्विस चैलेंज किससे जुड़ी हुई है, प्रोक्योरमेंट से जुड़ी हुई है। वो किसी भी चीज का प्रोक्योरमेंट हो सकता है, तो बस इतना ध्यान रखना है कि प्रोक्योरमेंट से जुड़ी हुई है आपके क्या, स्विस चैलेंज। बात ध्यान रह जाएगी। तो बस आपको इतनी बातें थोड़ी सी याद रखनी है। तो हमने यहां पर बात कर रहे थे किसकी, पीपीपी प्रोजेक्ट्स की, और हमने कहा था हमारे राजस्थान के अंदर इसके डेवलपमेंट के लिए कुछ इंस्टीट्यूशनल लेवल पर डेवलपमेंट हुए हैं। इंस्टीट्यूशनल लेवल पर हमने देखे कि सर 3 स्तरीय काम हुए हैं। सबसे पहले आपका एक कंसर्न डिपार्टमेंट है, देन आपके एक पीपीपी सेल है, और ये जो पीपीपी सेल है 2007-8 में बना था, प्लानिंग डिपार्टमेंट के द्वारा बना था, और सॉरी अधीन काम करता है, और ये एक नोडल एजेंसी है। इसके अलावा बहुत सारी हमारे यहाँ पर क्या है, अप्रूवल कमेटीज हैं। सबसे पहली अप्रूवल कमेटी जो आपने पढ़ाई वो है सीआईडी, काउंसिल फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जो कि सीएम जिसके अध्यक्ष हैं, और ये 500 करोड़ से अधिक के प्रस्तावों को ही जो है वो अप्रूवल देती है। एक आपने बताया ईसीआईडी, ईसीआईडी का मतलब था एम्पावर्ड, यानी कि सेम कहानी है, बस इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, इसके अध्यक्ष मुख्य सचिव होते हैं, और ये काम क्या करती है, तो ये सीआईडी के कार्यों का निर्देशन करती है। क्या करती है ये, सीआईडी के कार्यों का निर्देशन करती है कि वो ठीक हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। इसके अलावा एक आपने ये भी बताया कि एम्पावर्ड कमेटी फॉर रोड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, ये भी है। ये तो क्या था, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ये एक रोड डेवलपमेंट वाली अलग है, जिसके अध्यक्ष आपके कौन होते हैं, जिसके अध्यक्ष होते हैं आपके मुख्य सचिव। और एक आपने बताया कि स्विस चैलेंज के लिए भी एक एम्पावर्ड कमेटी बनी हुई है, और ये स्विस चैलेंज वाली जो एम्पावर्ड कमेटी है ये इररिस्पेक्टिव ऑफ इट इज पीपीपी प्रोजेक्ट्स और नॉन पीपीपी प्रोजेक्ट्स, ये इससे भिन्न काम करती है कि ये पीपीपी प्रोजेक्ट्स है या फिर नहीं है। किसके अधीन काम करती है, तो ये प्लानिंग डिपार्टमेंट के अधीन काम करती है, आयोजना विभाग के अधीन काम करती है। और ये हमने क्या कहा था, एक बात ये हो गई थी, हाँ, ये जो राजस्थान
पब्लिक प्रोक्योरमेंट रूल्स 2015, वैसे तो बने कब थे 13 में, लेकिन इसका अमेंडमेंट कब हुआ था 2015 में, उसके तहत बनी हुई है। ये लाइन थोड़े से आप अपडेट कर लेना, शायद ये लाइन लिखी नहीं हुई है कि राजस्थान पब्लिक प्रोक्योरमेंट रूल्स 2015 के तहत ये बनी है। और एक लाइन इसमें और यदि ऐड करना चाहो तो ये अभी थोड़ी देर पहले अपन ने कही कि ये पीपीपी या फिर नॉन पीपीपी दोनों प्रोजेक्ट्स के लिए काम करती है, दोनों प्रोजेक्ट्स के लिए चैलेंज को वो स्वीकार करना और वो सारे काम करती है। इतनी कहानी आई थिंक क्लियर होगी। अब इसमें ना मैं एक कमेटी और जोड़ना चाहता हूं जो कि आपके सर्वे में लिखी गई है लेकिन आपके इस नोट्स के अंदर नहीं है, उस समय में इंपॉर्टेंट नहीं लगी होगी, लेकिन अब थोड़ा लग रहा है कि चलो ये भी बताई देनी चाहिए थी और बता ही देते हैं। चलो ठीक है, तो संचालन और समन्वय समिति, एक समिति और है, कौन सी? संचालन और समन्वय समिति। चार समितियां तो याद होगी, एक समिति और पढ़ेंगे हम, वो कौन सी है? संचालन और समन्वय समिति। देखो ये संचालन और समन्वय समिति जो है वो आपके, इसके अध्यक्ष भी कौन होते हैं? मुख्य सचिव होते हैं। इसके अध्यक्ष भी कौन होते हैं? मुख्य सचिव। ये क्या करती है? ये नाम से जैसा पता लग रहा है कि प्रोजेक्ट्स का संचालन देखती है। क्या करती है? प्रोजेक्ट्स का संचालन देखती है। कौन से प्रोजेक्ट्स का? तो जिन प्रोजेक्ट्स में 3 वर्ष से भी ज्यादा देरी, डिले चल रहा है, 3 वर्ष से भी ज्यादा क्या चल रहा है? डिले चल रहा है, और जो कि कम से कम 100 करोड़ के हैं, जो कि कम से कम क्या है? 100 करोड़ रुपए के हैं, और इसकी मासिक समीक्षा की जाती है, मंथली इसे रिव्यू किया जाता है। क्या किया जाता है? मंथली रिव्यू किया जाता है। तो ये 3-4 बातें याद रखना। एक है संचालन एवं समन्वय समिति, जिसके जो अध्यक्ष है वो कौन होते हैं? आपके मुख्य सचिव इसके अध्यक्ष होते हैं, और इसका मंथली रिव्यू किया जाता है ऐसी प्रोजेक्ट्स का, और ये भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स ही हैं, ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का जो कि 100 करोड़ से ज्यादा के हैं और जिसमें 3 वर्ष से ज्यादा का डिले चल रहा है। तो ये 5 प्रकार की कमेटी जो आपको देखनी है इंस्टीट्यूशनल लेवल पर। आई होप कि आपको यहां तक की चीजें ना सिर्फ समझ में आई होंगी बल्कि याद हो गई होंगी। इंस्टीट्यूशनल लेवल पर ये 5 प्रकार की कमेटी जो अपन ने देखी, बात क्लियर है? अब अपन बढ़ते हैं आगे। तो पीपीपी प्रोजेक्ट्स के अंदर हमने कहा था कि हम 3 प्रकार से इसको पढ़ेंगे। सबसे पहले हमने देख लिया इसको किस लेवल पर? इंस्टीट्यूशनल लेवल पर। अब हम चलते हैं इसके सेकंड लेवल पर, और जो कि आपके क्या है? हम देखेंगे पॉलिसी लेवल पर। चलो पहले काम करते हैं, जो आपके नोट्स में ना उसी क्रम को ले लेते हैं, ताकि आपको यूं नहीं लगे कि यार इधर उधर ढूंढना पड़ रहा है। आपके नोट्स में इसके बाद क्या दिया हुआ है? एक बार नोट्स देख लेते हैं आपके। ये कमिटीज हो गई, उसके बाद जॉइंट वेंचर, ठीक है। चलिए, उसके बाद में दिए गए हैं आपके जॉइंट वेंचर। कुछ क्या बनते हैं? जॉइंट वेंचर बनते हैं। जॉइंट वेंचर का मतलब क्या होता है? एक तरीके की कंपनी। जब हम कहते हैं कि भाई सरकार भी हिस्सा ले रही है और प्राइवेट सेक्टर भी हिस्सा ले रहा है, तो एक्चुअल में इन दोनों की मिलकर एक नई कंपनी बनती है, जिसको अपन जॉइंट वेंचर के नाम से जानते हैं। या 2 कंपनियां मिलकर भी बना सकती है, जिसको अपन किस नाम से जानते हैं? जॉइंट वेंचर, संयुक्त उपक्रम। नाम से पता लग रहा है संयुक्त, यानी कि जोड़ के। तो ऐसे कुछ जॉइंट वेंचर बनी हुई है पीपीपी प्रोजेक्ट्स के लिए, उसको देख लेते हैं। तो प्रोजेक्ट्स डेवलपमेंट कंपनी ऑफ राजस्थान, जिसको पीडी कोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पीडी कोर, प्रोजेक्ट्स डेवलपमेंट कंपनी ऑफ राजस्थान। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए बनी थी दिसंबर 1997 में। इसमें बस ईयर याद रखना है कि कब क्या बनी थी। तो पीडी कोर कब बनी थी? दिसंबर 1997 में। किसके लिए? इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए। एक है आपके रिड कोर। रिड कोर में बस क्या है? आर का मतलब यहां पर क्या है? रोड, बस वही है, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी ऑफ राजस्थान। ये राज्य में मेगा हाईवे प्रोजेक्ट्स के क्रियान्वयन के लिए वर्ष 2004 में बनी थी। ये कब बनी थी? 2004 में। पहला कौन सा पड़ा? पिडकोर, जो कि कब बनी? 1997 में। दूसरी कौन सी? रिड कोर, जो कि कब बनी? 2004 में। उसके बाद है एक्सेल सौर ऊर्जा कंपनी ऑफ राजस्थान। ये 2014 में बनी। जैसलमेर जोधपुर में सौर ऊर्जा के अलग अलग प्रोजेक्ट चल रहे थे, उसके लिए एक्सेल सौर ऊर्जा कंपनी ऑफ राजस्थान। ये जैसलमेर और जोधपुर में कब? 2014 में। और 2014 में ही आपके एक और बनी, जिसका नाम क्या था? सौर ऊर्जा कंपनी ऑफ राजस्थान। उसमें बस एक्सेल हटा दिया तो वही है। ये भी कब बनी थी? 2014 में। ये बड़ला जोधपुर के लिए बनी थी। एक है अडानी रिन्यूएबल एनर्जी पार्क। ये 2015 में गठन हुई थी। अडानी वाली कब हुई थी? 2015 में हुई थी। तो हमने कुछ नहीं किया, बस जॉइंट वेंचर के अंदर 5 कंपनियों के नाम पढ़े हैं। जॉइंट वेंचर के अंदर क्या किया? 5 कंपनियों के नाम पढ़े हैं। तो पीपीपी प्रोजेक्ट्स में सबसे पहले तो हमने पढ़ लिया था इंस्टीट्यूशनल लेवल पर क्या हुआ है। दूसरे लेवल पर हमने पढ़ लिया था जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर में एक तो क्या पढ़ा था? पिडकोर, पीडी कोर या पीडी कोर 1997 में।
उसके बाद में रिडकोर जो कि रोड डेवलपमेंट वाले प्रोजेक्ट्स को भी देखते हैं 2004 में। उसके बाद आपके एक्सेल वाला सौर्य ऊर्जा कंपनी ऑफ राजस्थान ऐसे करके कुछ था, ये 2014 में जैसलमेर जोधपुर में। और एक आपके सौर्य ऊर्जा वाला ये भी 2014 में। और एक आपके अडानी वाला ये 2015 में। तो ये अलग अलग प्रकार के क्या बने सर, जॉइंट वेंचर बने। ठीक है, अब मेन आते हैं, ये तो चलो कुछ नहीं था, ये तो सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्स थे। अब अपन आते हैं अलग अलग प्रकार के फंडिंग पैटर्न पर। सरकार जो है इनको, एक तो हम कह ही रहे हैं कि डायरेक्ट फंडिंग तो देती है। पीपीपी का मतलब ही क्या हो गया, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, मतलब ही क्या हो गया कि कुछ पैसा पब्लिक का लग रहा है यानी कि सरकार का लग रहा है, और कुछ पैसा प्राइवेट सेक्टर का लग रहा है। हालांकि जरूरी नहीं है कि सरकार का पैसा लगे ही लगे, कई बार ऐसा भी होता है कि सारा पैसा कौन लगाएगा, प्राइवेट सेक्टर, और प्राइवेट सेक्टर इससे मुनाफा कमाएगा। पर एक बार के लिए अपन मान के चल रहा है कि सरकार का पैसा तो लगता ही लगता है, लेकिन सरकार जो प्राइवेट सेक्टर है उसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा बेनिफिट देने के लिए कुछ अपनी सीमाओं को क्रॉस करके भी काम करती है। इसके लिए हम देखेंगे यहां पर फंडिंग के रूप में 3 बातें पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे कि सरकार ने प्रोजेक्ट डेवलपमेंट फंड बनाया था। एक सरकार ने क्या बनाया था, प्रोजेक्ट डेवलपमेंट फंड बनाया था। ये प्रोजेक्ट डेवलपमेंट फंड जो वो 5 वर्षों के लिए ही था, और इसे आज के समय में जो वो बंद कर दिया गया है। ठीक है, तो ये कोई काम का नहीं है। प्रोजेक्ट डेवलपमेंट फंड या फिर परियोजना विकास कोष कब बनाया था, 2003 में। कितने वर्षों के लिए, 5 वर्षों के लिए। और फिर से 1 वर्ष के लिए और भी बढ़ाया था, पर ये आज के समय में कोई एग्जिस्टेंस में नहीं है। कौन सा, प्रोजेक्ट डेवलपमेंट फंड या फिर परियोजना विकास कोष। कब बनाया था, 2003 में। कितने वर्षों के लिए, 5 वर्षों के लिए। पहली बात तो मुझे ये याद रखनी है कि ये क्या है, पीडीएफ 2003 के अंदर कितने वर्षों के लिए, 5 वर्षों के लिए, जिससे बढ़ा दिया गया था कितने वर्ष के लिए, 1 वर्ष के लिए, पर ऐसा जितना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद हाल ही के अंदर एक नया बनाया गया जिसका नाम है आईआईपीडीएफ। क्या नाम है जिसका, आईआईपीडीएफ, भारत अवसंरचना परियोजना विकास निधि, आईआईपीडीएफ। आईआईपीडीएफ इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट फंड, ये नया बनाया गया। अब ये क्या है भाई, इसको थोड़ा सा सुनना पड़ेगा। और ये जो वाइबिलिटी गैप फंडिंग इसके बाद हम पढ़ेंगे, ये दोनों चीजों को थोड़ा सा आपको सुनना पड़ेगा, अच्छे से समझना पड़ेगा क्या है ये। देखो भाई, होता क्या है कि कोई भी पीपीपी प्रोजेक्ट जब बना रहे हैं, कोई भी पीपीपी प्रोजेक्ट जब अपन बना रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल बनाया जा रहा है सरकार और प्राइवेट सेक्टर के दो, या फिर चलो मान लो सौर ऊर्जा वाला मान लो, सोलर एनर्जी का एक बहुत बड़ा प्लांट लगाया जा रहा है। क्या किया जा रहा है, सोलर एनर्जी का एक बहुत बड़ा प्लांट जो लगाया जा रहा है। अब ऐसा थोड़ी है सोलर एनर्जी का प्लांट लगाया है कि बिछा दो भाई, प्लेटें प्लेटें बिछा दो, तार इधर से निकाल दोगे, गेट इधर लगा दो, अरे गेट लगा, ऐसा नहीं होता भाई। आपको ये जो प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है उसकी प्रॉपर प्लानिंग के लिए किस तरीके से चीजें होनी चाहिए, किस तरीके से फाइनेंशियल एडवाइस जो आपको लेनी पड़ती है, और अलग अलग प्रकार के यहाँ पर क्या होते हैं आपके फाइनेंशियल एडवाइजर वगैरह होते हैं। इतने बड़े प्रोजेक्ट के अंदर करोड़ों रुपए तो ये एडवाइस लेने के लग जाते हैं, जिसको अपन आर्किटेक्ट कहते हैं ना, घर कैसे बनेगा, तो वो घर कैसे बनेगा उसके बारे में बताते हैं कि ये ऐसे ऐसे इसका प्रोजेक्ट बनाओ। उसी तरीके से जो भी आप प्लांट लगा रहे हो उसको प्लान करने के लिए बड़े बड़े रुपयों के अंदर जो आपको फाइनेंशियल एडवाइजर लाने पड़ते हैं, और पीपीपी प्रोजेक्ट्स के अंदर इनकी कॉस्टिंग जो बहुत ज्यादा पड़ रही है। इसलिए सरकार ने कहा कि चलो भाई, आपको ये जो फाइनेंशियल एडवाइजर लाने जो पड़ते हैं ये हम ला देंगे। ये क्या कर देंगे, हम ला देंगे। इसके लिए एक सरकार ने आईआईपीडीएफ बना दिया है ना, प्रोजेक्ट स्पॉन्सरिंग अथॉरिटीज, है ना। जो जो प्रोजेक्ट लेके आ रहा है ना, जो प्रोजेक्ट बना रहा है उसको बोलते हैं प्रोजेक्ट स्पॉन्सरिंग अथॉरिटीज, पीएसए। बात समझ में आई क्या, उसे क्या बोलते हैं, पीएसए। पीएसए का मतलब क्या है, प्रोजेक्ट स्पॉन्सरिंग अथॉरिटीज। यानी कि मान लेते हैं कि अडानी कंपनी है, तो अडानी एक तरीके से क्या है, प्रोजेक्ट स्पॉन्सरिंग अथॉरिटीज। और एक कोई है फाइनेंशियल एडवाइजर जिसका नाम क्या है, ए। ठीक है, अब सरकार का कहना है कि 5 करोड़ तक यदि इस ए की वो है ना टोटल फीस वगैरह जो है वो एकल प्रस्ताव सिंगल विंडो वाला, तो वो हम देख लेंगे। लेकिन उससे ज्यादा है तो वो फिर ये पीएसए देखेगा,
उससे ज्यादा है तो कौन देखेगा? पीएसए देखेगा। तो इस प्रकार का सरकार ने क्या बनाया है? एक आईआईपीडीएफ बनाया है। सरकार के द्वारा क्या बनाया गया? एक आईआईपीडीएफ, जो कि टोटल 150 करोड़ रुपए का है। टोटल कितने रुपए का है? 150 करोड़ रुपए का, जो कि 3 वर्ष के लिए रहेगा। भारत सरकार का ही है, 3 वर्ष के लिए रहेगा। ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम के तहत बना दिया इसे। ये एक तरीके की क्या है? केंद्रीय क्षेत्रक योजना, सेंट्रल सेक्टर स्कीम, जिसमें सारा पैसा किसके द्वारा दिया जा रहा है? केंद्र सरकार के द्वारा दिया जा रहा है। तो एक प्रकार की सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, 3 वर्ष के लिए है, 150 करोड़ रुपए का है। किस चीज की फंडिंग की जाती है? तो जो इस प्रोजेक्ट की फाइनेंशियल एडवाइस ले रहे हैं या फिर किसी भी प्रकार की जो एडवाइस ले रहे हैं, तो जो एडवाइजर को जो पोस्ट जो पैसा दिया जा रहा है ना, वो फंडिंग सरकार के द्वारा दे दी जाएगी। फाइनेंशियल एडवाइजर को जो पैसा दिया जा रहा है, किसके द्वारा? पीएसए के द्वारा। किसके द्वारा? पीएसए के द्वारा। अभी क्या बताया था? प्रोजेक्ट स्पॉन्सरिंग अथॉरिटीज के द्वारा। वो पैसा सरकार दे देगी यदि वो 5 करोड़ तक का है। तो उससे ज्यादा का है तो फिर वो उसे खुद को वहन करना पड़ेगा। इसको अपन किस रूप में जानते हैं? आईआईपीडीएफ, याद रख लेना। अब इसके अलावा लास्ट फंडिंग के अंदर एक चीज को अपन और पढ़ते हैं, जिसको अपन पढ़ते हैं वायबिलिटी गैप फंडिंग के नाम से। किस नाम से पढ़ते हैं? वायबिलिटी गैप फंडिंग के नाम से। इसे भी आपको समझना पड़ेगा, क्या है ये वायबिलिटी गैप फंडिंग। देखो भाई, पहले मुझे बताओ गैप का मतलब क्या होता है? अंतर होता है, सिंपल सी बात है। वायबिलिटी का मतलब क्या होता है? कि भाई कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि वायबल नहीं है, व्यवहार्य नहीं है। करना तो हम चाहते हैं लेकिन व्यवहार्य नहीं है, करना चाहिए नहीं, क्योंकि वो व्यवहारिक नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है, वायबल नहीं है। जैसे कि मान लो कि मैं कोई भी प्राइवेट सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर चाहता है कि भी सर हम ना हेल्थ सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो फिर करते क्यों नहीं हो? इसलिए नहीं करते सर, कोई ज्यादा मुनाफा आता नहीं है, प्रोजेक्ट की कॉस्ट बहुत ज्यादा लग जाती है। हम ना आपके एयरपोर्ट बनाना चाहते हैं और हम भागते दौड़ते रहते हैं कि हमें दिल्ली एयरपोर्ट का मेंटेनेंस का काम दे दो, हमें हैदराबाद वाले का दे दो, हम मुंबई वाले का दे दो। हम एक काम करें क्या, आपको लालगढ़ के अंदर बना हुआ छोटा सा एयरपोर्ट, उसका मेंटेनेंस का काम दे दे प्राइवेट सेक्टर का? ना 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 सर, ये मत दो। और क्यों मत दो? कि सर इसमें ना वो प्रोजेक्ट कॉस्टिंग ही नहीं निकलती है, ये वाइबल नहीं है सर हमारे लिए। तो वाइबल नहीं है तो हम क्या करें? बाकियों के तुम दौड़ रहे थे ना, वो बात ठीक है सर, उसमें फायदा हो रहा था, लेकिन इसमें जो फायदा नहीं हो रहा। एक काम करते, कुछ पैसा हम दे दें आपको, तो हाँ फिर कर लेंगे सर, कोई दिक्कत ही नहीं, काम कर लेंगे फिर। तो इसी तरीके से सरकार के द्वारा यहाँ पर क्या किया जाता है? गैप को भरा जाता है, जो कि वायबिलिटी के अंदर जो गैप है उसे भरा जाता है। इसी को अपन किस नाम से जानते हैं? वायबिलिटी गैप फंडिंग के नाम से जानते हैं। तो ये वायबिलिटी गैप फंडिंग जो 2007 से शुरू की हुई है सरकार ने। कब से शुरू की हुई है? 2007 से शुरू की हुई है वायबिलिटी गैप फंडिंग। तो तीसरा हम यहाँ पर फंडिंग के आधार पर जो पढ़ रहे हैं वो क्या है? वायबिलिटी गैप फंडिंग, जो कि 2007 से है। जो कि कब से? 2007 से। अब ध्यान रखना सर, बहुत काम की बात मैं आपको बताने जा रहा हूं। वायबिलिटी गैप फंडिंग में हाल ही में बड़े बदलाव किए हैं। वायबिलिटी गैप फंडिंग 2020 के बाद से ही 2 प्रकार के बदलाव किए हैं, 2 भागों में बांट दिया इसे। एक बांटा है सब स्कीम फर्स्ट और एक कहा है सब स्कीम सेकंड। 2 प्रकार की योजनाओं में बांट दिया है। सरकार कहती है कि वो जो सब स्कीम फर्स्ट है, जहां पर की ऑपरेशनल कॉस्ट की रिकवरी 100% हो सकती है, उसे हम सब स्कीम 1 नाम दे रहे हैं। ऑपरेशनल कॉस्ट की रिकवरी क्या हो सकती है? 100%। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ कि भाई जो चीजें हैं वो पूरी की पूरी सरकार कभी भी चाहे तो वापस एक तरीके से यूज कर पाए। फॉर एग्जाम्पल, कहीं पर कोई मशीन लगानी है तो मशीन जो वो सरकार एक तरीके से ऑपरेशनल कॉस्ट की रिकवरी क्या हो जाएगी? 100% हो जाएगी। हाँ, वहां पर जो सरकार क्या करेगी? 100%। उसे क्या मान रही? सब स्कीम 1 मान रही। एक दो और एग्जाम्पल्स के साथ बात करते हैं। मान लेते हैं कि भाई कोई जगह पर पानी की सफाई का कोई टैंक है, इस प्रकार का जो प्राइवेट पार्टनरशिप है उसके साथ मिलके काम कर रहे हैं। अब वो जो पानी की सफाई का जो टैंक है वो सरकार ने दिलवा तो दिया, लेकिन जब भी वापस लेना चाहेगी तो ऑपरेशनल कॉस्ट की रिकवरी क्या है? 100% है। हो सकती है कि नहीं हो सकती? 100% तो हो सकती है। ऐसे जो प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें कि जल वाले, स्वच्छता वाले, ये सारे प्रोजेक्ट इसके अंदर आते हैं, जिसमें जो इक्विपमेंट है उसमें 100% तक की वापस रिकवरी जो वो हो सकती है।
तो ये जहां पर ऑपरेशनल कॉस्ट की रिकवरी 100% तक हो सकती है, उसमें सरकार जो है टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट का, इसके लिए बड़े ऐसे टेक्निकल से सरकार ने नाम लिए हैं, सरकार ने कहा है कि हम टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट का 60% वायबिलिटी गैप फंडिंग दे देंगे। 60%। फॉर एग्जाम्पल कि ऐसा कोई प्रोजेक्ट है जिसमें टोटल 100 करोड़ रुपए लगने हैं, लेकिन मशीनों वाले हैं जिसमें कि ऑपरेशनल कॉस्ट की 100% रिकवरी हो सकती है। ऐसे में सरकार और वो जो भी प्राइवेट कंपनी है वो कहती है सर 20 करोड़ रुपए ही हमारा तो है, बाकी 80 करोड़ रुपए आप ही देख लो। तो सरकार क्या करेगी, इस 80 करोड़ का 60% तक वायबिलिटी गैप फंडिंग के रूप में दे देगी। तो अधिकतम कितना दे सकती है इसके अंदर, 60%, अप टू 60% वायबिलिटी गैप फंडिंग के अंदर दिया जा सकता है, जिसमें से 30% केंद्र सरकार दे देगी और 30% जो राज्य सरकार दे देगी। फिर से सुन लो कि जो वायबिलिटी गैप फंडिंग है उसको दो भागों के अंदर बांटा गया है, एक है सब स्कीम 1 और सेकंड है सब स्कीम 2। सब स्कीम 1 के अंदर उसे लेते हैं जिसकी ऑपरेशनल कॉस्ट रिकवरी 100% तक हो सकती है, उसके अंदर सरकार के द्वारा 60% पैसा वायबिलिटी गैप फंडिंग के तहत दे दिया जाएगा, 30% केंद्र सरकार और 30% राज्य सरकार। दूसरा सरकार का कहना है ऐसी कुछ चीजें जहां पर की ऑपरेशनल कॉस्ट की रिकवरी 50% तक ही हो सकती है। एग्जाम्पल के तौर पर हेल्थ में या फिर एजुकेशन के अंदर खर्च किया हुआ पैसा, हेल्थ में या फिर एजुकेशन में खर्च किया हुआ पैसा, तो वो 50% तक एक तरीके से वापस आ सकता है। ऑपरेशनल कॉस्ट की रिकवरी कितनी हो सकती है, 50%। ऐसे में सरकार वायबिलिटी गैप फंडिंग 80% तक कर सकती है। ऐसे में सरकार वायबिलिटी गैप फंडिंग कितना कर देगी, 80%, जिसमें से 40% तो आपके सेंट्रल गवर्नमेंट और 40% स्टेट गवर्नमेंट। 80% किस चीज का, टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट का 80% सरकार वायबिलिटी गैप फंडिंग से भर देगी, जिसमें से 40% स्टेट गवर्नमेंट और 40% सेंट्रल गवर्नमेंट। इवन इसमें थोड़ा सा और टेक्निकल चलें तो एक पॉइंट और भी है, सरकार ऑपरेशनल जो कॉस्ट है उसका भी 50% तक दे सकती है, पर ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, उसको छोड़ो आप। तो ये दो भागों के अंदर बांटा गया है क्या, वायबिलिटी गैप फंडिंग को। एक बार वापस इसी स्लाइड पर चलते हैं तो हम देखते हैं कि पीपीपी के अंदर हमने सबसे पहले पढ़ा इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट, सेकंड पढ़ा हमने जॉइंट वेंचर, थर्ड हमने पढ़ा फंडिंग। फंडिंग में सबसे पहले प्रोजेक्ट डेवलपमेंट फंड जो कि 2003 में 5 वर्षों के लिए 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया था। आईआईपीडीएफ इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट फंड 150 करोड़ का 3 वर्ष के लिए केंद्र क्षेत्र की योजना, सेक्टर योजना की काम करता है। फाइनेंशियल एडवाइजर को जो पे करना है वो हम कर देंगे। वायबिलिटी गैप फंडिंग 2007 में शुरू हुई थी। जो भी सामाजिक कार्य हैं उसमें व्यवहारिकता की कमी है, इसलिए प्राइवेट सेक्टर नहीं आना चाहता। उसमें सरकार का कहना है कि भाई ये दो भागों में हम बांट देते हैं, सब स्कीम 1 एंड सब स्कीम 2। जहां ऑपरेशनल कॉस्ट की रिकवरी 100% तक हो सकती है उसको हम ये मान लेंगे, और ये चिकित्सा और शिक्षा वाले जो है इसको हम क्या मान लेंगे, सब स्कीम 2 के अंदर मान लेंगे, जहां पर कि ऑपरेशनल कॉस्ट की रिकवरी कितनी हो सकती है, 50% ही हो सकती है। तो वायबिलिटी गैप फंडिंग 80%, 40-40 कर दिया। क्लियर। तो ये सारी बातें अपन ने यहाँ तक पढ़ ली। अब इस पूरे टॉपिक को अपन समराइज कर लेते हैं। लास्ट में बस 2 बातें पड़ी हैं, बची हैं, वो और देख लेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं पीपीपी प्रोजेक्ट्स के अंदर सबसे पहले हमने इंस्टीट्यूशनल लेवल वाला पढ़ा था। अब हम पढ़ लेते हैं अगला लास्ट पॉइंट, इसमें पढ़ लेते हैं, लास्ट तो नहीं, उसके बाद में 1-2 छोटी छोटी चीजें और बच जाएंगी। वो है पॉलिसी लेवल पर। पॉलिसी लेवल पर सरकार के द्वारा क्या कुछ किया जा रहा है, इंस्टीट्यूशनल लेवल पर क्या कुछ बनाया गया है वो तो समझ में आ गया, लेकिन क्या कुछ पॉलिसीज बनाई गई है सरकार के द्वारा पीपीपी को बढ़ावा देने के लिए। तो पॉलिसीज के लेवल पर बात करें तो सबसे पहले एक सरकार के द्वारा एक सड़क विकास नीति, सरकार के द्वारा कौन सी, सड़क विकास नीति। ये जो सड़क विकास नीति है, अच्छा एक बना थोड़ा ध्यान रखना, अभी नोट्स में नहीं, यहाँ पर निधि लिखा हुआ है, फंड लिखा हुआ है, इसे ठीक कर लेना। ये एक्चुअल में पॉलिसी है, नीति है, निधि नहीं था, नीति है। सड़क विकास नीति सबसे पहले आई थी 1994 के अंदर। कब आई थी, 1994 के अंदर। और इस 1994 पॉलिसी जो थी उसके तहत राजस्थान बीओटी मॉडल को अपनाने वाला भारत का पहला राज्य था, फर्स्ट स्टेट ऑफ इंडिया टू अडॉप्ट बीओटी मॉडल। व्हाट इज बीओटी मॉडल, बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफर, बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफर। देखो एक्चुअल में ना अलग अलग प्रकार के कई सारे मॉडल चलते हैं। मैंने शुरुआत में आपको कहा था पीपीपी मॉडल्स होते हैं अलग अलग प्रकार के, आपके सिलेबस में दिए नहीं हुए, सिलेबस मतलब सर्वे में दिए नहीं हुए, इसलिए अपन उसको ज्यादा नहीं देख रहे। बाकी बीओटी मॉडल नाम आया तो उसको देख लेते बस। बीओटी मॉडल का नाम होता है बिल्ड ऑपरेट और ट्रांसफर। फॉर एग्जाम्पल ये आपके एक हाईवे है,
नेशनल हाईवे है। इसको बिल्ड किया यानी कि बनाया है, किसने बनाया है? प्राइवेट कंपनी ने बनाया है। किसने बनाया? प्राइवेट कंपनी ने। प्राइवेट कंपनी इसको ऑपरेट करने का काम भी करती है, 10 वर्ष तक इसके मेंटेनेंस का काम भी करती है, लेकिन इससे रेवेन्यू भी कलेक्ट करती है। यहां पर टोल नाका लगा के यहां से रेवेन्यू कलेक्ट करती है, लेकिन इसकी एक टाइम लिमिट होती है कि सर 10 वर्ष तक ही करोगे। फिर 10 वर्ष के बाद क्या होगा? 10 वर्ष के बाद ये ओनरशिप जो है ये ट्रांसफर कर दो, किसे? गवर्नमेंट को ट्रांसफर कर दो। 10 वर्ष बाद में ये ट्रांसफर कर दो ओनरशिप, किसे? गवर्नमेंट को। तो इस मॉडल को अपन क्या कहते हैं? बीओटी मॉडल कहते हैं। तो बस यही हम बात कर रहे हैं कि सरकार की, राजस्थान सरकार की 1994 में पहली बार सड़क विकास नीति आई थी 1994 में, और इस पहली बार हमने पूरे भारत में पहला राज्य था जिसने कि बीओटी मॉडल को अपनाया, बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर मॉडल को हमने जो अपनाया। और अभी हाल ही में जो पॉलिसी है, जो लेटेस्ट पॉलिसी है, वो 2013 की है। हालांकि अशोक गहलोत सरकार बार बार कह रही थी कि हम जो नई पॉलिसी लेके आएंगे, पर अभी तक कोई ऐसी नई पॉलिसी आई नहीं है। सड़क सुरक्षा नीति तो आई थी, लेकिन सड़क विकास नीति कोई नहीं आई है। तो 2013 के अंदर जो हुआ कि सड़क विकास नीति 2013 पहली वाली कब थी? 1994 में, जिसमें पहली बार राजस्थान ऐसा पहला राज्य बना जिसने की बीओटी, बिल्ड ऑपरेट और ट्रांसफर को अपनाया। और फिर 2000 अगली पॉलिसी कब आती है? 2013 के अंदर। अगली बात करते हैं राजस्थान राज्य सड़क विकास निधि अधिनियम 2004। राजस्थान स्टेट रोड डेवलपमेंट के लिए एक अलग से फंड के लिए एक्ट बनाया गया, कब? 2004 में। एग्जैक्ट तारीख की बात करें तो 10 अगस्त 2004 को ये एक्ट बनाया गया। इसके तहत ये था कि 1 रुपए का सेस या फिर वो सेस लगाया जा सकता है पेट्रोल और डीजल खरीदने पर। 1 रुपए का पेट्रोल और डीजल खरीदने पर सेस लगाया जाएगा, जो कि स्थायी सड़क कोष के नाम से बन जाएगा। इस कोष में जितना पैसा आएगा, इस फंड के अंदर जितना पैसा आया, उसके माध्यम से सड़क डेवलपमेंट जो किया, सड़क का विकास जो किया जा सकता है। नहीं समझ में आया? थोड़ा सा अटपटा लग रहा है, कोई बात नहीं, दोबारा देखते हैं। पॉलिसी लेवल पर सर अभी तक हमने 2 बातें की है। सबसे पहले तो हमने कहा कि भाई एक तो हमारे पॉलिसी आई थी कब? 1994 में आई थी। कब आई थी? 1994। उसमें हमने एक बात पढ़ी कि राजस्थान पहला राज्य बना जिसने की बीओटी मॉडल को अपनाया, बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफर। दूसरा हमने कहा सर अगली जो पॉलिसी आई वो हमारे 2013 के अंदर आई थी। ठीक है, सिंपल सी बातें पढ़ी। दूसरी बात हमने पढ़ी कि सर एक ना एक्ट आया था 2004 के अंदर। किस चीज का एक्ट आया था? जिसके अंदर हम राजस्थान रोड स्टेट रोड फंड बनाएंगे, उसके लिए आया था। क्या करेंगे? 1 रुपए का सेस या पेट्रोल सेस लगाया जाएगा पेट्रोल या डीजल पर, और ये क्या बन जाएगा? स्थायी सड़क कोष बन जाएगा, जिसके अंदर ये सारा पैसा जाता रहेगा। और ये अपन इस सेस को कभी भी जो बदल भी सकते हैं। तो ये 2004 के अंदर जो क्या आया था, एक एक्ट आया था। इसके अलावा और क्या हुआ है? तो अभी 2014 के अंदर एक बनाया था राजस्थान स्टेट हाईवे एक्ट। ये जरूर याद रखना, राजस्थान स्टेट हाईवे एक्ट। आपको इसमें 1-2 लाइन ऐड करनी पड़ेंगी। राजस्थान स्टेट हाईवे एक्ट, राजस्थान स्टेट हाईवे एक्ट। ये जो राजस्थान स्टेट हाईवे एक्ट है, ये 29 अप्रैल 2015 राजस्थान स्टेट हाईवे एक्ट। लिखने में तो क्या आता है? 2014। लिखने में क्या आता है? 2014, क्योंकि 2014 में इसे रख दिया गया था, प्रेजेंट कर दिया गया था, लेकिन एक्चुअल में ये पास हुआ आपके 29 अप्रैल 2015 को। गवर्नर की अनुमति मिली कब? 29 अप्रैल 2015 को, और ये 1 मई 2015 से लागू हुआ। गवर्नर की अनुमति कब मिल गई थी? 29 अप्रैल 2015 को, लेकिन ये लागू कब से हुआ? 1 अप्रैल 2015 को लागू हुआ। कौन सा? राजस्थान स्टेट हाईवे एक्ट। उसी के तहत हमारे यहाँ पर राजस्थान स्टेट हाईवे अथॉरिटी बनी, जो कि अब 1 सितंबर 2023 से क्रियान्वित हो जाएगी, हो गई मतलब 1 सितंबर 2023 से क्या होगी? राजस्थान स्टेट हाईवे अथॉरिटी। आपने सुना होगा भारत सरकार के पास में एक अथॉरिटी है जिसका नाम है NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। कौन सी है? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। उसी तरीके से राजस्थान सरकार की कौन सी है? राजस्थान स्टेट हाईवे अथॉरिटी। राजस्थान स्टेट हाईवे अथॉरिटी, जो कि कब से एक्टिव हो गई है? 1 सितंबर 2023 से। 1 सितंबर 2023 से। वो कौन से एक्ट के तहत बनी है? तो इसके तहत बनी है राजस्थान स्टेट हाईवे एक्ट 2014। राजस्थान स्टेट हाईवे एक्ट 2014। तो इस तरीके से हम बात करें तो इसमें 3 बातें पड़ी। सबसे पहले पॉलिसी की बात 1994 में बीओटी, उसके बाद में एक्ट लेके आए 2004 में, और एक हम पढ़ रहे हैं राजस्थान स्टेट हाईवे एक्ट 2014। 29 अप्रैल
2015 में तो ये वो आपके गवर्नर ने अनुमति दे दी, 1 मई 2015 को लागू हो गया और 1 सितंबर 2023 से जो राजस्थान स्टेट हाईवे अथॉरिटी है वो लागू हो गई, मतलब वो एक्टिव हो गई। ये सब बातें हमने की है किस लेवल पर, पॉलिसी के लेवल पर। ठीक है, बातें समझ में आ गई क्या? तो अब अपन ओवरऑल एक पूरे पीपीपी प्रोजेक्ट्स को देख लेते हैं। तो पीपीपी प्रोजेक्ट्स में सबसे पहले हमने पढ़ा इंस्टीट्यूशनल लेवल पर। इंस्टीट्यूशनल लेवल पर हमने पढ़ा कि भाई एक तो अनुमोदन समितियां हैं जिसमें सीआईडी, ईसीआईडी है, और सीआईडी क्या थी, काउंसिल फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, किसके अधीन थी, मुख्यमंत्री के। कितने करोड़ के प्रोजेक्ट्स को अप्रूवल देती थी, 500 करोड़ के। ईसीआईडी क्या थी, तो ईसीआईडी सीआईडी के कार्यों का एक तरीके से निरीक्षण करने के लिए। और तो क्या था इसमें, इसके अध्यक्षता कौन कर रहा था, मुख्य सचिव। उसके बाद में एक हमने पढ़ा था एम्पावर्ड कमेटी फॉर रोड डेवलपमेंट, इसके अध्यक्ष भी कौन थे, मुख्य सचिव। एक हमने पढ़ा था स्विस चैलेंज वाली, ये कौन से रूल्स के तहत थी, तो हमने कहा था राजस्थान वो आपके पब्लिक प्रोक्योरमेंट रूल्स 2013, जो कि अमेंड किए गए थे 2015 में, उसके तहत बनाई गई थी, आयोजना विभाग के अधीन आती थी। ठीक है, और फिर एक हमने लास्ट एक और बताई थी जो कि आपको मैंने कहा था अपडेट कर लेना, और वो कौन सी थी, आपके संचालन एवं समन्वय समिति। संचालन एवं समन्वय समिति, जिसके अध्यक्ष कौन थे, मुख्य सचिव। और 3 साल से ज्यादा की देरी, 100 करोड़ से अधिक के प्रोजेक्ट, है ना, भले ये पीपीपी प्रोजेक्ट हो या फिर नॉन पीपीपी हो, उन सब के लिए निर्देशन करने का ये काम जो वो करती थी। फिर पॉलिसी लेवल पर हमने ये 3 बातें की। फिर हमने जो फंडिंग के लेवल पर बातें की, फंडिंग के लेवल पर हमने तो पीडीएफ पढ़ा, एक हमने आईआईपीडीएफ पढ़ा, और एक हमने वायबिलिटी गैप फंडिंग पढ़ा, एक हमने पढ़ा ज्वाइंट वेंचर। 4 मुख्य और बड़ी बातें हम कर चुके हैं, 4 मुख्य और बड़ी बातें हम कर चुके हैं। ठीक है, तो ये हम फंडिंग के बारे में पढ़ चुके हैं, ये हम जो वो जॉइंट वेंचर के बारे में पढ़ चुके हैं, ये हम फंडिंग के बारे में पढ़ चुके हैं। अब 2-3 छोटी छोटी बातें और बची हुई। एक है मॉनिटरिंग, इसकी रेगुलर बेसिस, जो भी पीपीपी प्रोजेक्ट चलता है उसकी रेगुलर बेसिस पर क्या की जाती है, मॉनिटरिंग की जाती है। रेगुलर बेसिस पर क्या की जाती है, मॉनिटरिंग की जाती है। और एक आपके बताया कैपेसिटी बिल्डिंग, पीपीपी प्रोजेक्ट्स के अंदर राजस्थान की क्षमता वर्धन के लिए, या देश में भी ओवरऑल पीपीपी प्रोजेक्ट्स के अंदर हमारी कैपेसिटी बिल्डिंग हो, उसके लिए भी हमने एक प्रोग्राम चला रखा है, उसका नाम है नेशनल पीपीपी कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम। नेशनल पीपीपी कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम, जो कि केएफडब्ल्यू, जर्मनी की एक संस्था है केएफडब्ल्यू, उसकी सहायता से चल रहा है 2010 से केएफडब्ल्यू जर्मनी की सहायता से चल रहा है आपके नेशनल पीपीपी कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम, नेशनल पीपीपी कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम। और एक हमने क्या देखा, मॉनिटरिंग का काम करना, मॉनिटरिंग का काम जो वो किया जा रहा है। तो ये सारी बातें थी पीपीपी प्रोजेक्ट्स के बारे में। आई होप कि आपको ये चीज अच्छे से समझ में आ गई होगी, है ना। अपन अगली क्लास से पहले इसको रिवाइज भी कर लेंगे। इसके अतिरिक्त यदि हम देखें कि इस बार के सर्वे के अकॉर्डिंग कितने क्या प्रोजेक्ट पूरे हो गए हैं पीपीपी प्रोजेक्ट्स पर जो हमारे चल रहे हैं, तो उसके अनुसार 31 दिसंबर 2024 तक की स्थिति यह है कि राजस्थान में पीपीपी प्रोजेक्ट्स में चलने वाली पूर्ण योजनाएं 198, जो क्रियान्वित की जा रही है वो है 27, और जो पाइपलाइन में है वो है 67। तो इस तरीके से 198 पूर्ण हो चुकी है, 27 क्रियान्वित की जा रही है, और प्रक्रियाधीन पाइपलाइन के अंदर जो है वो है 67। यदि हम इसमें देखें कि सबसे ज्यादा कौन से ऐसा सेक्टर है जहां पर कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में सबसे ज्यादा जो है वो मदद मिल रही है या फिर सबसे ज्यादा काम किया जा रहा है, वो है सड़क रोड्स। भले ही आप इसमें देखोगे, इसमें देखो हर एक के अंदर आपको यही देखने को मिलेगा, ठीक है ना। ऊर्जा एक ऐसा सेगमेंट है जहां पर पाइपलाइन में बहुत ज्यादा चीजें हैं, पर ओवरऑल आप देखोगे तो यहां पर आपको सड़कें जो है वो पूर्ण परियोजनाओं में सबसे ज्यादा मिलेगा, नंबर वाइज 75 ऐसी परियोजना चल रही है। और वैल्यू के अंदर टर्म्स में बात करें तो 10,000 करोड़ की जो परियोजनाएं हैं सड़कों की पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में खत्म हो चुकी है। और अपन पढ़ते भी ये सड़कें जो है वो ज्यादातर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत ही बनती है, इसलिए वो टोल नाके वगैरह लगे होते हैं, ठीक है ना। और दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा कोई है तो वो है आपके सामाजिक वाला, जिसके अंदर 62 योजनाएं समाप्त हो चुकी है। हालांकि वैल्यू के टर्म्स में ज्यादा नहीं है, वैल्यू के टर्म्स में ऊर्जा ज्यादा है। ओवरऑल देखो एक ट्रेंड हमारे दिमाग में होना चाहिए कि पहले सड़कों के मामले में ज्यादा चीजें होती थी, आजकल ऊर्जा एनर्जी के अंदर ज्यादा हो रही है। इसलिए आप देखोगे एनर्जी के अंदर हम देखें 38,000 करोड़ के प्रोजेक्ट जो पाइपलाइन के अंदर है, 38,000 करोड़।
सड़कों की 75 योजनाएं पूरी होगी तब भी सिर्फ 10,000 करोड़ है, इसकी 38,000 करोड़ के जो है पाइपलाइन के अंदर है। और इसी तरीके से जलापूर्ति भी बड़ा हिस्सा जिसमें कि 22,000 करोड़। ओवरऑल मैं इसमें एक बात कहूं तो ये जो फैक्ट्स हैं ये इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना पता रहे 198 पूर्ण हो चुकी है, 27 क्रियान्वित की जा रही है और 67 पाइपलाइन के अंदर है। ठीक है, और जो पूरी हो चुकी है उसमें सबसे ज्यादा सड़क है और जो पाइपलाइन में है उसमें सबसे ज्यादा एनर्जी है। ओवरऑल सबसे ज्यादा वैल्यू के टर्म्स में बात करें तो एनर्जी है। तो ये कुछ बातें हमें पता होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त एक बात मैं आपको यहां पर और याद दिलाना चाहूंगा। आपको यदि याद होगा हमने दिसंबर महीने के अंदर एक अभियान, एक जो है राजस्थान का एक जो है क्या कहेंगे एक बड़ा कार्यक्रम जो हुआ था उसको कवर किया था, वो था राइजिंग राजस्थान। राइजिंग राजस्थान में ये हुआ था कि राजस्थान सरकार ने बहुत सारे अलग अलग प्राइवेट कंपनियों के साथ क्या किए थे, एमओयू किए थे, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है वो साइन किए थे कि आप हमारे राज्य के अंदर क्या करो, ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करो। तो उस समय में राजस्थान सरकार ने एक त्रिस्तरीय समीक्षा के लिए जो है एक पूरा प्रोजेक्ट जो ये चलाया था। ये मैं आपको बात कर रहा था कि जो राइजिंग राजस्थान जो कार्यक्रम था उस दौरान राजस्थान सरकार ने पीपीपी प्रोजेक्ट्स को बढ़ावा देने के लिए क्या कहा कि हम एक 3 टायर स्ट्रक्चर फॉर इन्वेस्टमेंट मॉनिटरिंग, जो जो निवेश आएगा उसकी मॉनिटरिंग के लिए 3 टायर स्ट्रक्चर जो बनाने जा रहे हैं। और वो 3 टायर स्ट्रक्चर में क्या था कि यदि 1,000 करोड़ से अधिक के कार्यक्रम है, यदि 1,000 करोड़ से अधिक के प्रोजेक्ट हैं तो उसको मुख्यमंत्री लेवल पर मॉनिटरिंग की जाएगी और हर महीने मॉनिटरिंग की जाएगी। यदि प्रोजेक्ट 100 करोड़ से 1,000 करोड़ के बीच में तो उसकी हर 15 दिन में की जाएगी, मुख्य सचिव की अध्यक्षता में की जाएगी। प्रोजेक्ट यदि 100 करोड़ से कम है तो डिपार्टमेंटल सेक्रेटरी के लेवल पर और हफ्ते में। जैसे जैसे प्रोजेक्ट कम होता जाएगा पद भी कम होता जाएगा, समय भी कम होता जाएगा, महीने में, 15 दिन में और आपके हफ्ते के अंदर। 1,000 करोड़ से अधिक, 100 करोड़ से 1,000 करोड़, और प्रोजेक्ट यहां पर कितना, 100 करोड़ से कम। तो इस तरीके से हमने ये पूरी बात की पीपीपी प्रोजेक्ट्स के बारे में कि पीपीपी प्रोजेक्ट्स जो है वो किस तरीके से चलाए जा रहे हैं, कौन से हैं, क्या होते हैं, क्या क्या इसके अंदर चल रहा है, वो सारी बातें जो है हमने यहाँ पर डिटेल के अंदर जानी। हाँ जी, तो अब अपन चलते हैं चैप्टर के अगले हिस्से की तरफ और इस अगले हिस्से में हम पढ़ेंगे बाह्य सहायतित परियोजनाएं, एक्सटर्नली एडेड प्रोजेक्ट्स। देखो भाई, राजस्थान सरकार द्वारा बहुत सारी ऐसी योजनाएं चलाई जा रही है, ऐसे प्रोजेक्ट्स चलाए जा रहे हैं जिसमें कि विदेशी किसी एजेंसी के द्वारा फंडिंग दी जा रही है। एक प्रश्न आता है कि विदेशी एजेंसी जो फंडिंग क्यों दे रही है, तो उनके बहुत सारे मल्टीपल, मैं कहूँगा पर्पज होते हैं, बहुउद्देशीय कार्यक्रम होते हैं। जैसे कि मान लो किसी देश, किसी क्षेत्र के अंदर ग्रीनरी को बढ़ाना, भारत सरकार भी बहुत सारे देशों को फंडिंग देती है, ऐसे ही दूसरे देशों के द्वारा राजस्थान के भी कुछ प्रोजेक्ट्स को फंडिंग दी जा रही है। तो ऐसे सारे प्रोजेक्ट्स के बारे में हम पढ़ेंगे जो कि हम एक्सटर्नली एडेड प्रोजेक्ट्स के नाम से या बाह्य सहायतित परियोजनाओं के नाम से जानते हैं। ये जो बाह्य सहायतित परियोजनाएं हैं प्री में भी और मेंस के अंदर भी दोनों में इंपॉर्टेंट है और दोनों में अच्छे खासे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। प्री में पहले बहुत ही आसान प्रश्न पूछे जाते थे जिसमें ये दे दिया गया होता था कि जो फलानी जो योजना है, फलानी जो परियोजना है ये किसकी सहायता से चल रही है। आजकल वो समय चला गया, वो खुशनसीब लोग अलग थे जो कि उस भले जमाने में सेलेक्ट होके चले गए, लेकिन आजकल जो है, यानी खास तौर पर मैं कहूँ आरएस प्री 2025 के अंदर जो प्रश्न पूछा गया वो काफी ज्यादा डेप्थ में पूछा गया। इवन मैं कहूंगा कि सर्वे के अंदर वो दिया भी नहीं हुआ था, जो पूछा गया वो दिया ही नहीं हुआ था। इवन मैं तो ये भी कहूंगा कि वो आउटडेटेड चीज पूछी गई, अगला फेज चल चुका था लेकिन पुराना फेज पूछा गया। जब प्रश्न आएगा तब अपन बात करेंगे। चैप्टर 2 जब वो खत्म हो जाए उसके बाद चैप्टर 1 और 2 में आए हुए सारे प्रश्न अपन एक साथ देखेंगे, प्री और मेंस के दोनों। ठीक है ना, तो हम ये बात कर रहे थे कि भाई ये दोनों ही लिहाज से महत्वपूर्ण है, प्री के लिहाज से भी और मेंस के लिहाज से भी। प्री के लिहाज से जो पहले हम पढ़ा करते थे सबसे पहले तो वो पढ़ेंगे और फिर उसके बाद में इसकी डिटेल में भी चलेंगे। सबसे पहले जो पढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव एग्जाम में सामान्यतः जो पूछ लिया जाता है वो है कि इसे
फंडिंग करने वाली एजेंसी कौन सी है? फंडिंग एजेंसी, ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों में से एक है प्री के हिसाब से। मेंस में इस योजना के बारे में डिटेल में क्वेश्चन, जैसे पिछली बार 10 नंबर की जीका की एक योजना थी, वहां से प्रश्न पूछा, और इसी से फिर बाद में प्री में भी प्रश्न पूछा। एक बार 5 नंबर का राजस्थान एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव जो एक प्रोजेक्ट था उसके बारे में पूछा, राजस्थान कृषि प्रतिस्पर्धात्मक योजना, वो 5 नंबर में पूछा। तो इस तरीके से लगातार यहां से प्रश्न आ रहे हैं, तो ये चैप्टर हमारे लिए हो जाता है इंपॉर्टेंट। तो ऐसे ही राजस्थान के अंदर 14 बाह्य परियोजनाएं चल रही है। कितनी परियोजना चल रही है? 14 बाह्य परियोजनाएं चल रही है। इन 14 बाह्य परियोजनाओं के बारे में यदि हम पढ़ते हैं तो पहले हम एक देख लेते हैं टेबल, जिसमें की चीजों को समराइज वे के अंदर देख लेते हैं। लेकिन आजकल डिटेल में भी पूछा जा रहा है तो अपन इनकी डिटेल भी पढ़ेंगे, लेकिन पहले समराइज वे में देख लेते हैं। तो 14 बाह्य साहित्यिक परियोजनाएं हैं। याद मैं आपको करवा दूंगा कि कौन सी किसके द्वारा चलाई जा रही है। पहली जो योजना है वो है राजस्थान अर्बन सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम, यानी कि राजस्थान शहरी क्षेत्र विकास कार्यक्रम। राजस्थान शहरी क्षेत्र विकास कार्यक्रम जो कि किसके द्वारा चलाई जा रही है? एडीबी। एक है मध्यम नगरीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम, ये भी किसके द्वारा? एडीबी। एडीबी का मतलब है एशियन डेवलपमेंट बैंक, एक ऐसी संस्था जिसमें कि सिर्फ एशिया ही नहीं, बहुत सारे देशों के जो बैंक है वो इसमें जुड़े हैं, बहुत सारे देश इसके अंदर पार्टनरिंग कंट्री है, इंडिया भी है उसके अंदर। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है केवल एशिया के देश नहीं, ये यूपीएससी प्री में क्वेश्चन पूछा, 100 से ज्यादा देश इसमें शामिल है। तो एडीबी जो है वो 3 योजनाएं यहाँ पर ये चला रही है, और ये तीनों कौन सी है? शहर वाली। इसलिए मैं याद करवाने के लिए हमेशा आपको यही याद करवाता हूं कि जहां पर शहर आ गया वो एडीबी ही है, ठीक है ना? शहर आ गया तो वो क्या है? एडीबी। इसके अलावा 2 और है एडीबी के द्वारा, तो वो है राजस्थान स्टेट हाईवे इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट, और यहां पर भी राजस्थान स्टेट हाईवे इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट। ये है ट्रेंच 2 और ये है ट्रेंच 3। ये दोनों भी किसके द्वारा चलाई जा रही है? एडीबी के द्वारा। और एक योजना है आपके राजस्थान स्टेट हाईवे, ये तो है इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम, और एक है डेवलपमेंट प्रोग्राम, वो चलाई जा रही है किसके द्वारा? वर्ल्ड बैंक के द्वारा। तो आज की क्लास में अपन ये 6 योजनाओं को पढ़ेंगे, बाकी जो अपन अगली क्लास के अंदर पढ़ेंगे। तो पहले आज हम इन 6 योजनाओं को पढ़ते हैं जो कि प्री और मेंस दोनों में इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले तो मैं ये याद आपको करवा दूं कि कौन कौन सी योजनाएं एडीबी के द्वारा चलाई जा रही है। एक तो RUIDP है, अर्बन सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम है। एक आपके मध्यम नगरीय सेकेंडरी टाउन जो है वो 2 योजनाएं हैं, वो चलाई जा रही है। एक राजस्थान स्टेट हाईवे इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम। कौन सा प्रोग्राम? इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम। ये 5 और इसके भी 2 ट्रेंच हैं, तो ये 5 योजनाएं, 5 योजनाएं होगी। ये किसके द्वारा चलाई जा रही है? एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा। और एक हमने इससे ही मिलती जुलती एक और योजना देखी, राजस्थान स्टेट हाईवे डेवलपमेंट प्रोग्राम। डेवलपमेंट प्रोग्राम ये चलाई जा रही है किसके द्वारा? वर्ल्ड बैंक के द्वारा। इन 6 योजनाओं को पहले अपन पढ़ते हैं। ये देखो कभी भी कंफ्यूज मत होना, ये डेवलपमेंट डी से वर्ल्ड बैंक आएगा, और इन्वेस्टमेंट जो है आप एडीबी याद रख ही लोगे। मतलब आपको जो मेन याद रखना है, डेवलपमेंट शब्द आ गया तो वर्ल्ड बैंक है, स्टेट हाईवे डेवलपमेंट शब्द आ गया तो वर्ल्ड बैंक है, और यदि इन्वेस्टमेंट आया तो फिर क्या है? एडीबी है। कैसे याद रखें? आपने तो 2 बार बोल दिया, तो क्या 2 बार बोलने से याद हो जाता है? देखो 2-3 तरीकों से अपन याद रख लेते हैं। डेवलपमेंट वर्ल्ड बैंक 2 तरीके हैं। एक तो है माउंटेन ड्यू, माउंटेन ड्यू मतलब DE डेवलपमेंट, W का वर्ल्ड बैंक, एक तो ये तरीका है। दूसरा, यदि किसी ने रीजनिंग पढ़ा है तो आपको पता होगा, एक होता ना कि इधर से कौन से नंबर पर, उधर से कौन से नंबर पर, यानी कि यदि मैं कहूं ABCD रीजनिंग के अंदर अपन पढ़ते हैं तो शुरुआत से चौथे नंबर पर क्या आता है? D आता है, और लास्ट से चौथे नंबर पर क्या आता है? WXYZ। लास्ट से चौथे नंबर पर भी क्या आता है? D आता है। तो इसको DW के नाम से याद किया जाता है ना? रीजनिंग के अंदर अपन पढ़ते हैं तो हमेशा याद रहना चाहिए डेवलपमेंट W, DW, डेवलपमेंट W यानी कि वर्ल्ड बैंक। तो इस तरीके से सबसे पहले तो ये 6 योजनाएं कौन कौन चला रहा है हमें वो याद रह जाए। और अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे डिटेल पढ़ते समय में जो चीज आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि इसमें बहुत सारे शहरों के नाम होंगे कि ये फलाने फलाने शहर के अंदर चलाई जा रही है। ये सारे कोई शहरों के नाम याद रहेंगे नहीं आपको। किसी में 27 शहर है, किसी में 14 शहर है, किसी में 13 शहर है, ये कोई आपको याद भी नहीं रहेंगे, इसलिए इन शहरों के पीछे नहीं पड़ना। दूसरी बात, प्रोजेक्ट कॉस्ट कितनी है, कितने रुपए दिए जा रहे हैं, एक रफ आइडिया रखो तो ठीक है, अदरवाइज इसके पीछे भी नहीं पड़ना।
ये दो बातें जो है हमें कोई बहुत ज्यादा पीछे नहीं पड़ना। क्या बातें हैं जो कि मेंस में भी लिखने के काम आ जाए और हमारा काम भी निकल जाए, तो वो क्या है? सबसे पहली तो वही है कि फंडिंग किसके द्वारा की जा रही है। दूसरे जो बात याद रखनी है वो है प्रोजेक्ट क्या है, एक्चुअल में प्रोजेक्ट क्या है, किया क्या जाएगा इसमें। और तीसरी जो इसमें चीज याद रखी जा सकती है, यदि कहीं पर कोई महत्व वगैरह लिखा हुआ है, इंपॉर्टेंस वगैरह लिखी हुई है, तो वो लिखी जा सकती है। ये तीन बातें मेंस में भी इतने से काम चल जाएगा, प्री में भी काम चल जाएगा। हालांकि प्री में पिछली बार जो क्वेश्चन था वो और ज्यादा डेप्थ में था, लेकिन इतना ऐसे हर एक योजना के बीच घुसने का कोई मतलब नहीं है। ओवरऑल इनपुट आउटपुट रेशियो जो है वो बहुत कम है। तो चलो भाई एक एक योजना के बारे में हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान शहरी क्षेत्र विकास कार्यक्रम। राजस्थान शहरी क्षेत्र विकास कार्यक्रम, ये जो कार्यक्रम है आपको पता है कि मेन एजेंसी इसमें कौन है? एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान भी इसमें कंट्रीब्यूट कर रही है। तो तीनों मिलाकर ये परियोजना जो चला रहे, कौन सी? राजस्थान शहरी क्षेत्र विकास कार्यक्रम। वर्ल्ड बैंक, सॉरी एडीबी, एडीबी वर्ल्ड बैंक नहीं, एडीबी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। इसमें मेनली क्या किया जाएगा? इसमें मेनली तीन काम किए जाएंगे। एक तो वाटर सप्लाई, जलापूर्ति। कुछ शहरों को यहां पर चुना गया है और ये जो शहर है यहां पर वाटर सप्लाई का काम किया जाएगा। और दूसरा क्या है? सीवरेज। तीसरा क्या है? ड्रेनेज व्यवस्था। चौथा क्या है? कचरा प्रबंधन। चार चीजें हैं, जलापूर्ति, सीवरेज, ड्रेनेज। क्या होता है ये सीवरेज? क्या होता है? तो जो भी मान लो घरों से पहले, सबसे पहले पानी उपलब्ध करवा दिया, अब पानी आपने बहाया, कपड़े धो लिए, अब कपड़े धो लिए तो फिर कहाँ गया पानी? नाली के अंदर। नाली से किस तरीके से बाहर निकलता है पानी, उसको अपन क्या बोलते हैं? सीवरेज व्यवस्था। ड्रेनेज, जब मान लो बारिश आ गई उस समय में क्या सिस्टम है? तो ड्रेनेज व्यवस्था हो गया। और कचरा प्रबंधन, नाली के अंदर बहुत ज्यादा कचरा इकट्ठा हो गया तो उसके लिए क्या है? तो चार चीजें हैं। क्या क्या? सबसे पहले जलापूर्ति, अब थोड़ा सा इमेजिनेशन बनाओ दिमाग के अंदर। जलापूर्ति, पानी गया बाहर नाली में यानी कि सीवरेज, और जब बारिश आ गई तो ड्रेनेज, और जब बहुत ज्यादा कचरा इकट्ठा हो गया तो क्या आ गया? आपके कचरा प्रबंधन। ये चार चीज इसमें की जाएंगी। इसमें सर्वे में बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं दिया गया, लेकिन अपन कुछ चीजें और डिटेल में इसको पढ़ने जा रहे हैं, कारण मेंस में भी लिखने में काम आ सकता है और प्री में भी जो सर्वे में नहीं दिया गया वहां से भी चीजें पूछी जा रही है, इसलिए अपन इसको थोड़ा डिटेल में लेंगे। ये योजना जो है वो 1998 में शुरू की गई थी। इसका फेज फर्स्ट शुरू किया गया था 1998 में। इस योजना का फेज फर्स्ट जो वो शुरू किया गया था, और अभी इस योजना का चल रहा है फेज फोर्थ। कौन सा फेज चल रहा है? फेज फोर्थ। तो ये जो योजना है पहली बार 1998 में शुरू की गई थी और अभी इस योजना का चल रहा है फेज फोर्थ। पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था, जीका से जो प्रश्न पूछा गया था। कहने का मतलब ये है कि जो सर्वे है इसमें यदि अपन देखते हैं इकोनॉमिक सर्वे को, मैं यहां पर कौन सा फेज बता रहा हूं आपको? फोर्थ। जबकि यहां पर कौन सा दिया हुआ है? थर्ड, पुराना दिया हुआ है। जबकि फेज फोर्थ भी चालू हो चुका है। और फेज फोर्थ जो वो कब से चालू हो गया? 2020 से। पहला फेज कब हुआ था? 1998 से। तीसरा फेज कब हुआ? 2015 में। चौथा फेज कब शुरू हो गया? 2020 में। पहला फेज कब? 1998 में। जबकि सर्वे में जो लिख के दिया गया है वो कौन सा है? 2015 वाला। तीसरा फेज की बात चल रही है सर्वे में, जबकि मैं आपको एक और अपडेट के साथ बता रहा हूं, और वो कौन सा है? फेज फोर्थ। वो भी शुरू हो गया 2020 से, वो चल रहा है। क्यों बता रहा हूं मैं एक्स्ट्रा बातें? क्योंकि पिछली बार इस तरीके का प्रश्न पूछा गया और इसमें हम लोगों की या किसी की भी कोई भी गलती नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट की वेबसाइट कुछ चीजें अलग बताती हैं और सर्वे के अंदर कुछ चीजें अलग लिखी गई है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको कुछ चीजें दिखाता हूं। ये राजस्थान सरकार की वेबसाइट है isg.urban.rajasthan.gov.in पर जाते हैं तो यहां पर ये सारी बातें बताई गई है इस प्रोजेक्ट के बारे में, RUIDP के बारे में। RUIDP के बारे में बताया गया फेज वन में 6 शहरों से शुरू हुआ था। फेज थ्री जो 2015 में शुरू हुआ, आपको शायद हो सकता है दिखाई ना दे रहा हो, मैं आपको थोड़ा हाईलाइट करके बता देता हूं कि फेज थ्री जो कब शुरू हुआ था? 2015 में। कितने शहरों में? कितने शहरों में? 13 शहरों के अंदर। कितने शहरों के अंदर? 13 शहरों के अंदर। जबकि सर्वे क्या कहता है? फेज थ्री 12 शहरों में काम चल रहा है। 12 शहरों में काम चल रहा है, यानी कि हमें पता होना चाहिए। फिर से मैं पूरी बात को समराइज कर देता हूं, देखो।
फेज 1 1998 में शुरू हुआ। कितने शहरों में? 6 शहरों में। मेन बात है फेज 3 की, 2015 में शुरू हुआ। कितने शहरों में? 13 शहरों में। एज पर वेबसाइट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, सर्वे क्या कहता है? 12 शहर में कार्य चल रहा है। 12 शहरों में कार्य चल रहा है। शुरुआत तो कितने में हुई थी? 13 शहरों में। कार्य चल कितने में रहा है? 12 शहरों में। फेज 4 जो कि सर्वे में नहीं लिख के दिया गया है, 2020 14 शहरों में। कितने शहरों में? 14 शहरों में। ये बातें जो हमें इसके बारे में पता होनी चाहिए। किसकी बात चल रही है? राजस्थान अर्बन सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम, राजस्थान शहरी क्षेत्र विकास कार्यक्रम, राजस्थान शहरी क्षेत्र विकास कार्यक्रम। ये 4 बातें, 4 फेज के बारे में हमें कुछ बातें पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये पूरी बात जो है यहाँ पर क्या कुछ चल रहा है तो मैंने आपको बताया। अब मैं आपको इसको चैप्टर्स जो है इसे पढ़ा देता हूँ। तो राजस्थान शहरी क्षेत्र विकास कार्यक्रम कार्य जलापूर्ति, सीवरेज, ड्रेनेज, कचरा प्रबंधन, ये सब कितने क्या फेज हैं वो बता दिया। इंप्लीमेंटिंग एजेंसी कौन सी है? रुडसिको। रुडसिको नाम से एक स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाया गया, उसके द्वारा जैसे इंप्लीमेंट किया जा रहा है। टोटल इसमें 3930 करोड़ रुपए जो लगाए जा रहे हैं। अब ना सर्वे में बहुत ज्यादा डिटेल में दिया गया है कौन कौन से शहरों में काम चल रहा है, कितने शहरों में पूरा हो गया है, कितने शहरों में सिर्फ वाटर का काम किया जा रहा है, कितने में सिर्फ सीवरेज का काम किया जा रहा है। ऐसे हर एक चीज बहुत ज्यादा डिटेल में दी गई है जो कि याद रखना उतना पॉसिबल नहीं है। इसलिए मैंने आपको जो यहाँ पर नोट्स बना के दिए है उसमें ये जो नोट्स है ना एक्चुअल में, इसीलिए मैं आपको जो डिले कर रहा हूँ उसका सिर्फ और सिर्फ यही पर्पज है। उसमें जो है मैंने चीजों को इस तरीके से लिख के दिया ताकि आप यदि मेरी क्लास भी ना देखो तो आपका आधे से ज्यादा काम चल जाए। क्या लिखा है? नेम ऑफ सिटीज एंड टोटल फंड्स आर नॉट इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर इन दीज प्रोजेक्ट्स। इनके अंदर शहरों के नाम और ये सब याद रखना इंपॉर्टेंट नहीं है। इन मेंस यू कैन राइट मेजर फंक्शंस ऑफ स्कीम इंप्लीमेंटिंग एजेंसी विच इज सफिशिएंट। ठीक है, अब ये प्रोजेक्ट की बात करें कौन चला रहा है? गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एशियन डेवलपमेंट बैंक। काम क्या है? वाटर सप्लाई, सीवरेज, ड्रेनेज और वेस्ट मैनेजमेंट। एग्जीक्यूटिंग एजेंसी वही RUIDP। कब लॉन्च किया गया? 1998 में। कितने फेज हैं? 4 फेज हैं। इन 4 फेज के बारे में थोड़ा लिख के दिया गया है। फेज 1 1998, फेज 2 2008, फेज 3 2015, फेज 4 2020। पहले कितने शहरों में? 6, फिर 15, फिर 13, फिर 14 शहरों में। ठीक है, अब यहां पर ना इसका स्टेटस दिया गया, क्या कितना क्या काम हो गया है और वो सारी चीजें जो कि हमारे कोई ज्यादा काम का नहीं है। इसलिए हमने जितनी पॉइंट याद रखने हैं वो बस इतने ही है। एक बार फिर से मैं आपको ये पूरा पॉइंट याद करवा दूं। राजस्थान शहरी क्षेत्र विकास कार्यक्रम, जिसके अंदर याद रखना है एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के द्वारा। इंप्लीमेंटिंग एजेंसी रुडसिको नाम से स्पेशल पर्पस व्हीकल बना रखा है और 4 फेज के अंदर, पहला फेज 1998 6 शहर, दूसरा 2008 15 शहर, तीसरा 2015 13 शहर, फिर 2020 फोर्थ फेज 14 शहर। वर्तमान में कार्य 12 शहरों में। मुख्य कार्य क्या है? मुख्य कार्य 4। सबसे पहले पानी पहुंचा दिया घरों में, फिर नाली में गया सीवरेज, फिर बारिश आ गई ड्रेनेज और फिर वेस्ट मैनेजमेंट, कचरे का प्रबंधन। इतनी बातें याद रखनी है। क्या बताओ भाई, इतनी बातें शहरी क्षेत्र विकास कार्यक्रम के बारे में याद हुई कि नहीं? 100%, है ना। अब बढ़ते हैं आगे, अब चलते हैं दूसरे कार्यक्रम की तरफ। दूसरे जो कार्यक्रम है वो भी लगभग लगभग यही है। उसमें भी क्या बताया गया? वही मध्यम नगरीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम। इसका नाम क्या है? शहरी क्षेत्र विकास कार्यक्रम। उसका नाम क्या है? मध्यम नगरीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम। लगभग लगभग बातें क्या है? सेम है। जैसे कि देखते हैं, दूसरा कार्यक्रम है राजस्थान मध्यम नगरीय क्षेत्र विकास। कौन सा फेज? फेज 4, उसका ट्रेंच 1। राजस्थान मध्यम नगरीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम फेज 4 ट्रेंच 1 किसके द्वारा? ADB के द्वारा। इंप्लीमेंटिंग एजेंसी रुडसिको। कितने शहरों में? 27 शहरों के अंदर। क्या करेंगे? सीवरेज और वाटर सप्लाई तो 14 शहरों में किया जा रहा है और कचरा प्रबंधन 13 शहरों के अंदर। फीकल स्लज मैनेजमेंट बोल देते हैं इसको। एक तरीके से कचरा प्रबंधन ही है और कुछ नहीं है। एक तरीके से क्या है? कचरा प्रबंधन ही है। इसको बोल देते हैं फीकल स्लज मैनेजमेंट, यानी कि जो मलमूत्र है उसका मैनेजमेंट किस तरीके से हो रहा है।
कचरा प्रबंधन के अंदर तो बेसिकली प्लास्टिक की थैलियां और ये सब आ जाता है, और फीकल स्लज मैनेजमेंट के अंदर मुख्यतः मल मूत्र वगैरह आ गया। तो इस तरीके से मैं आपको कहूं तो राजस्थान मध्यम नगरीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम कौन सा फेज, फेज 4। ट्रेंच कौन सा, 1। कौन चला रहा है, एडीबी। एजेंसी कौन सी, रूडसिको। शहर कितने, 27। सीवरेज और वाटर सप्लाई कितने शहरों में, 14 शहरों में। और कचरा प्रबंधन या फिकल स्लज मैनेजमेंट कितने शहरों में, 13 शहरों में। क्लियर है यहां तक की कहानी। तीसरी योजना राजस्थान मध्यम नगरीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम, सेम ही बात है, फेज 4 है, फेज 4 है। ट्रेंच 1 है, ट्रेंच 2 है। यहां पर ट्रेंच 1 था, यहां ट्रेंच 2 है। कौन चला रहा है, वही एडीबी के द्वारा फंडिंग दी जा रही है। इंप्लीमेंटिंग एजेंसी रूडसिको। 27 शहर थे, यहां कितने शहर हो गए, 16 शहर हो गए। क्या काम किया जा रहा है, एक काम एक्स्ट्रा हो गया। यहां पर सीवरेज का काम, वाटर सप्लाई का काम, ड्रेनेज का काम, ये सब तो था ही, एक काम एक्स्ट्रा हो गया, अर्बन ब्यूटिफिकेशन। क्या काम हो गया, अर्बन ब्यूटिफिकेशन। यदि मैं इन तीनों योजनाओं को एक साथ पढ़ना चाहूं तो मैं कहूंगा सबसे पहले तो आपके शहरी क्षेत्र विकास कार्यक्रम, फिर आ गया मध्यम नगरीय वाला। मध्यम नगरीय ट्रेंच 4 ही है, बस ये फेज 1 है, ये फेज 2 है। ठीक है, तीनों को एडीबी एडीबी एडीबी, ठीक है। इंप्लीमेंटिंग एजेंसी रूडसिको रूडसिको रूडसिको, ये 1998 से जो चलाई जा रही है। कितने फेज हो गए अभी तक, 4th फेज चल रहा है, कब से, 2020 से। इसमें क्या क्या काम थे, सबसे पहला वाटर सप्लाई, फिर सीवरेज, फिर ड्रेनेज, और फिर क्या था, कचरा प्रबंधन, वेस्ट मैनेजमेंट। ठीक है, कितने शहरों में, 13 शहरों के अंदर शुरू किया गया था, 12 शहरों में कार्य चल रहा है। कौन सी फेज की बात चल रही है, फेज 3 की। ठीक है, यहां पर बात मैं करूं तो 27 शहरों के अंदर क्या क्या काम चल रहा है यहाँ पर। पहला तो वही वाटर सीवरेज ड्रेनेज वाली बात। दूसरा क्या नाम दे दिया, फिकल स्लज मैनेजमेंट। तीसरा क्या, 16 शहरों के अंदर यहाँ पर क्या काम है, वही वाटर सप्लाई, सीवरेज, ड्रेनेज। एक नाम एक्स्ट्रा दे दिया, क्या, अर्बन ब्यूटिफिकेशन। अर्बन ब्यूटिफिकेशन। बताओ इन तीनों के बीच में अंतर और इन तीनों की डिटेल यदि 5 नंबर में पूछो, भले 10 नंबर में पूछो, अब हम इन चीजों को लिख सकते हैं। अब ये जैसे टेबल बनाई तो आपको चीजें क्या होगी, आसानी से याद होगी। इसी तरीके से आपके नोट्स में भी ये 3 योजनाएं मैंने करवा दी। अब 3 योजनाओं की मैंने क्या बनाई है, यहाँ पर टेबल बनाई है, ताकि आपको इजीली ये चीजें क्या हो जाए, याद हो जाए। इतनी मेहनत जो है इन नोट्स के अंदर की गई है, इसलिए भाई ये टाइम टेकिंग है। इसलिए मैं कह रहा था कि भाई मैं ये चाहता हूँ कि जैसे जैसे मैं क्लास तैयार करके आऊँ उस समय मैं इन नोट्स को मैं और अपडेट करूँ। RUIDP, रूडसिको रूडसिको फंडिंग एजेंसी, कितना कॉस्ट। अब देखो मैंने कॉस्ट भी एक साथ लिख दिया ना, अब आपको ये याद होने की संभावना और बढ़ गई। अदरवाइज आपको कॉस्ट मरे ही याद नहीं हो, लेकिन यहां पर संभावना बढ़ गई। लगभग 4000 करोड़, लगभग 3000 करोड़, लगभग 2500 करोड़। 4 3 2.5, 4 3 2.5, ये भी आपको याद रह जाएगा, 4 3 2.5। ठीक है, फेज 1, फेज 1 4 का ट्रेंच 1, ट्रेंच 2। कितने शहर, 27 और 16। मुख्य काम क्या है, ये रे मुख्य काम। सैंपल सिटीज, कोई 2-4 सिटी के नाम याद रख लो। स्पेशल कंपोनेंट्स, ये रे स्पेशल कंपोनेंट्स। इस तरीके से हमें 3 योजना याद होगी सर। कितनी योजना याद होगी, 3 योजनाएं हमें साथ के साथ याद भी होगी, उनकी डिटेल भी याद होगी। अब इससे ज्यादा डेप्थ में जाएंगे तो हम उसके पीछे नहीं पड़ेंगे। क्लियर है। अब हम बढ़ते हैं अगली 3 योजनाओं की तरफ, जो कि सबके सब किससे संबंधित है, स्टेट हाईवे से संबंधित है। किससे संबंधित है, स्टेट हाईवे से संबंधित है। और इन स्टेट हाईवे वाली तीनों योजनाओं को मैंने शुरुआत से ही किस रूप में बता दिया, टेबल के रूप में बता दिया। कैसे, ये है आपके स्टेट हाईवे इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम। स्टेट हाईवे इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम, फेज 1, फेज 1, ट्रेंच 2, ट्रेंच 3, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, फेज 1, ट्रेंच 2, ट्रेंच 3। ठीक है, राजस्थान स्टेट हाईवे इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम। इधर क्या आ जाएगा, डेवलपमेंट प्रोग्राम, तो क्या आ जाएगा, वर्ल्ड बैंक। डी, माउंटेन ड्यू डेवलपमेंट, या फिर रीजनिंग वाला DW। ये तो कम से कम आपको याद रहना चाहिए। फंडिंग एजेंसी एडीबी और वर्ल्ड बैंक। ठीक है, उसमें पैसे कितने थे, 4 3 2.5। यहां पर कितने हैं, 2600, 1200, 3000। 2600, 1200 और 3000। याद रहे, अच्छी बात है, नहीं रहे कोई बात नहीं। या फिर इसको ऐसे याद कर लो, 2600, 1287 को क्या याद रख लो, 1300। तो 2600 1300 ये तो हो गया आधे, और यहां पर कितने, 3000। ठीक है, याद रहे तो ठीक है, नहीं तो इतना कोई चक्कर नहीं है। ये तो हो गया टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट। अब देखो इसमें और बताया गया है कि इस 2600 में से 1300 तो जो है वो लोन के रूप में मिल रहे हैं,
स्टेट गवर्नमेंट इतने दे रही है, प्राइवेट सेक्टर इतने दे रहा है, तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि अब इस प्रोजेक्ट कॉस्ट में हम इतना ज्यादा नहीं जाएंगे। लेकिन एक बात हमें यहां पर थोड़ी सी समझ लेनी चाहिए कि जो पहला वाला जो प्रोग्राम है ना, इसमें लोन के रूप में मिल रहा है लगभग आधा पैसा, कुछ स्टेट गवर्नमेंट दे रही है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, कुछ प्राइवेट सेक्टर का भी कंट्रीब्यूशन है, कुछ प्राइवेट सेक्टर का भी कंट्रीब्यूशन है। जबकि ये वाली जो दोनों योजनाएं हैं, सॉरी ये वाली जो योजना है, इसमें प्राइवेट सेक्टर का कंट्रीब्यूशन नहीं है, इसमें भी प्राइवेट सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है। ओवरऑल हमें क्या करना है, इन योजनाओं के वैल्यू नहीं याद करने हैं, टोटल वैल्यू हमने ये याद कर ली, वो भी करना चाहो तो। उसके बाद में बस इतना याद रखना कि लोन के रूप में लगभग लगभग आधा आधा पैसा यहां से मिल रहा है, और इसमें प्राइवेट सेक्टर है, इसमें भी प्राइवेट सेक्टर है, इसके अंदर नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं ये वाली बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। समझ में तो क्या ही है ना, याद हो गई होगी। उसके बाद कि ये कब से कब तक है, तो ये जो पहले वाला जो प्रोजेक्ट है 2019 से लेकर 2025 तक है, ये 22 से लेकर 26 तक है, और ये 19 से लेकर 24 तक है। 19 से 25, 19 से 24, इन दोनों में ही किसका योगदान था, प्राइवेट सेक्टर का। ये देखो दोनों एक जैसी सी लग रही है, 19 से 25, 19 से 24, इसमें भी प्राइवेट सेक्टर का योगदान है, इसमें भी है। ये नहीं है 22 से 26, इसमें प्राइवेट सेक्टर का योगदान नहीं है। आगे बढ़ते हैं, कितनी लेंथ कवर की जा रही है, इसमें 754 किलोमीटर, इसमें 293 किलोमीटर, इसमें 891 किलोमीटर। ठीक है ना, तो 754, या फिर इसको ऐसे याद रख लो, 750, 300, 900, 300, 900, 750। नंबर ऑफ हाईवेज, इसमें 11 हाईवे पर काम चल रहा है, इसमें 4 हाईवे पर काम चल रहा है, और इसमें 13 हाईवे पर जो काम चल रहा है। ठीक है, उसके बाद में एग्जीक्यूट मोड की बात करें तो 6 हाईवे जो ईपीसी मोड से, इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट कंस्ट्रक्शन एक मोड होता है, और 5 हाईवे जो वो एचएम हाइब्रिड एनवीटी मॉडल होता है, उससे किया जा रहा है। ठीक है ना, की फोकस एरिया देखो, एक बार मैं आपको समराइज करवा दूंगा, आपको याद करवा दूंगा। की फोकस एरिया की बात करें, रोड सेफ्टी का काम किया जा रहा है, क्लाइमेट अडेप्टेशन का काम किया जा रहा है, पीपीपी स्ट्रेंथनिंग काम किया जा रहा है, इसमें भी वही काम किया जा रहा है। इसमें ट्रैफिक फ्लो को, रोड सेफ्टी को, इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथनिंग को, ये सब काम किए जा रहे हैं। एक काम करते हैं, इन तीनों को एक बार मैं आपको समराइज करके जो एक बार बता देता हूं। तो राजस्थान स्टेट हाईवे इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम, राजस्थान स्टेट हाईवे इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम 1 ट्रेंच 2 ट्रेंच 3, ये राजस्थान स्टेट हाईवे डेवलपमेंट प्रोग्राम फेज 2। ठीक है, बाय एडीबी, एडीबी वर्ल्ड बैंक। ठीक है, और क्या देखा था, एडीबी ये कौन कर रहा है वो हो गया। उसके बाद में हमने ये देखा था प्रोजेक्ट कॉस्ट वाला, है ना, कि हमने कहा था इसमें जो है वो 2600 करोड़, इसमें जो है वो 1300 करोड़, और इसमें जो वो 3000 करोड़। इसमें हमने देखा था प्राइवेट सेक्टर का योगदान है, इसमें भी प्राइवेट सेक्टर का योगदान है। इसमें जो है वो 2019 से लेकर 25 तक, ये 2019 से लेकर 24 तक, ये 2022 से लेकर 2026 तक। ठीक है, मेनली क्या किया जा रहा है, रोड सेफ्टी के लिए काम किया जा रहा है यहां पर, और ट्रैफिक जो फ्लो है उसको भी ठीक तरीके से बनाए रखा जा सके, पीपीपी स्ट्रेंथनिंग हो, ये सब काम किए जा रहे हैं। इनमें भी काम सेम ही है, काम सेम ही है, कोई अंतर नहीं है, यही सारे काम जिन तीनों के अंदर किए जा रहे हैं। इतनी बातें भी हमें याद रह जाए तो मोर देन सफिशिएंट है ना। अब हमें एक एक फैक्ट के बारे में जो यहाँ पर घुसना नहीं है, ठीक है ना। अच्छा हाँ, 1 किलोमीटर और याद रह जाए तो और अच्छी बात है, 754, 293 और 891। अब बीच में ना ये 2 नाम आए हैं, इसके बारे में मैं बता देता हूं, लेकिन ज्यादा ऐसा इतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि हमारे सिलेबस में नहीं है और ज्यादा डिटेल में बता भी नहीं रखा। और पढ़ना ही हो तो इसको इंडियन इकोनॉमी के अंदर पढ़ा जाए। इंडियन इकोनॉमी के अंदर खासतौर पर यूपीएससी के अंदर एक टॉपिक है इन्वेस्टमेंट मॉडल, है ना। कौन सा है, इन्वेस्टमेंट मॉडल। तो जो ईपीसी होता है ना, उसको बोलते हैं इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट कंस्ट्रक्शन, और एच है ना, ये है हाइब्रिड एन्युटी मॉडल। इसमें क्या होता है कि भाई पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों के द्वारा इन्वेस्टमेंट किया जाता है। अब देखो यार, लेकिन इसको ज्यादा डिटेल में जाने का मतलब है नहीं, थोड़ा मैं आपको समझा देता हूँ, ज्यादा डिटेल में मैं भी नहीं जाऊंगा यहाँ पर। अब देखो मन करता है कई बार बता दें, कई बार करता है नहीं बताएं, सुन ही लो चलो। इन्वेस्टमेंट मॉडल होते हैं अलग अलग टाइप के, कि पीपीपी प्रोजेक्ट्स के माध्यम से, जिसमें कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हो,
पब्लिक और प्राइवेट की यानी कि सरकारी क्षेत्र की और निजी क्षेत्र की जो भागीदारी है वो अलग अलग आधार पर हो सकती है। एक आधार ये हो सकता है प्राइवेट सेक्टर का पैसा तो हम देंगे, सरकार का व्यवस्था हम करके देंगे। जैसे सामान्यतः कोई सड़क बनती है, यहाँ पर कोई टोल नाका लगा दिया, पैसा किसने लगाया? प्राइवेट सेक्टर ने। पूरी जमीन अधिग्रहण करना और वो सारा काम किसने करके दिया है? सरकारी क्षेत्र ने। तो अब क्या होगा? प्राइवेट सेक्टर 10 साल तक इसको चलाएगा और फिर बाद में क्या कर देगा? सरकार को ट्रांसफर कर देगा। उसका जो पैसा लगा था वो 10 साल में कमा लेगा। इसको सामान्यतः BOT मॉडल कहा जाता है, बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर। बिल्ड करना यानी कि बनाना, उसको 10 साल तक ऑपरेट करना, और टी मतलब ट्रांसफर यानी कि वापस ट्रांसफर कर देना सरकार को। इसी प्रकार का एक तरीका होता है, इसको बोलते हैं EPC, जिसमें कि इंजीनियरिंग का काम पूरा का पूरा प्राइवेट सेक्टर यहां पर करके दे रहा है और पैसा भी वो लगा रहा है, बाकी सारी व्यवस्थाएं वो करके दे रहा है। इसको EPC मॉडल कह देते हैं। इसी प्रकार का एक मॉडल होता है, इसको बोलते हैं HAM। यहाँ पर सरकारी जो हिस्सा है, सरकारी क्षेत्र है, वही कहता है कि नहीं नहीं नहीं, पैसा भी मिलकर लगाएंगे। पैसा भी क्या करेंगे? मिलकर लगाएंगे। तो ये भी पैसा लगा रहे हैं और ये भी पैसा लगा रहे हैं। तो इस तरीके से मिलकर पैसा लगा रहा है, यानी कि हाइब्रिड हो रहा है दोनों का। हाइब्रिड ही क्या होता है? दो चीजों का मिलना, तो हाइब्रिड हो रहा है। तो इसको बोलते हैं हाइब्रिड एन्युटी मॉडल। क्या बोलते हैं? हाइब्रिड एन्युटी मॉडल। इस तरीके से ये अलग अलग मॉडल होता है, इन्वेस्टमेंट मॉडल। तो हमने क्या जाना? 6 योजनाएं पढ़ ली। 14 कुल बाह्य साहित्यिक परियोजनाएं हैं, उसमें से 6 जो हमने पढ़ ली है। बात क्लियर है यहाँ तक की? जिसमें से 5 तो ADB चला रही है, 1 वर्ल्ड बैंक चला रही है, ठीक है ना। तो इतनी योजना हमने पढ़ ली है और मुझे उम्मीद है कि आप लोग साथ के साथ इसे याद कर रहे होंगे। और जो मैंने आपको कमिटमेंट किया था कि 15 मई तक पूरा हो जाएगा, तो विश्वास रखना पूरा हो जाएगा। भले ही 2 दिन बीच में क्लास ना आए, फिर 2 दिन एक साथ ज़्यादा रिकॉर्ड कर देंगे, तो 15 मई तक अपनी चीज़ें कर लेंगे कंप्लीट, ठीक है ना। चलो भाई, मिलते हैं अगली क्लास में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।